हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि पार्ट कहीं ना कहीं वर्ब या नाउन का ही है, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। या कई किताबों में आपने ये भी सुना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड। अच्छा, नाम से ही आधी बातें क्लियर हो गई होंगी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट का और वर्ब का समझौता। जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है ना, वर्ब आपको हम पढ़ा ही दिए हैं। तो सब्जेक्ट जो नाउन प्रोनाउन होता है उसका भी नंबर होता है, वर्ब जो होती है उसका भी नंबर होता है। इंग्लिश में इन तीनों का नंबर होता है और इंग्लिश में दो ही नंबर होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी मोर देन वन बहुवचन। एक या एक से कम को सिंगुलर कहते हैं, मोर देन वन को प्लूरल कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर की आनी चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो वर्ब भी प्लूरल नंबर की आनी चाहिए। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पार्ट नाउन प्रोनाउन और वर्ब का है और थोड़ी बहुत चीज़ें कॉन्सेप्ट कंजंक्शन वगैरह का भी यूज़ होता है, बट ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यानी वाक्य का जो सब्जेक्ट हो, एक वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा, मस्ट एग्री उसे निश्चित ही सहमत होना पड़ेगा द वर्ब ऑफ द सेंटेंस सेंटेंस के वर्ब से ना। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब डिमांड करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब डिमांड करेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट यानी सिंगुलर नंबर का है तो निश्चित रूप से जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर नंबर की आनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। ये बातें आपको ध्यान रखना है। इधर कैसे बनाएगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा वर्ब प्लूरल कर देगा, या सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा वर्ब सिंगुलर कर देगा, तो गलती का ये पार्ट होगा। जैसा कि आपको पता ही है नाउन प्रोनाउन वर्ब का नंबर होता है, तो नंबर सब्जेक्ट का और वर्ब का सेम होना चाहिए। आइए अब इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है एक एक करके हम समझाते हैं। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, उसे समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो या दो से अधिक वर्ड किसी प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेज से जुड़ते हैं तो आप ध्यान रखिएगा जो प्रीपोजिशन होती है वो रिलेट करने के काम में आती है। प्रीपोजिशन चैप्टर में हम आप पढ़ाए हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा नाउन या प्रोनाउन वो हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। और वर्ब का जो निर्धारण होता है वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आती है, ना कि ऑब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब दो या दो से अधिक वर्ड को हम किसी प्रीपोजिशन से रिलेट करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद जितने भी नाउन प्रोनाउन यानी वर्ड लिखे होंगे सब वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि वर्ब गवर्न होती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और प्रीपोजिशन के बाद लिखा नाउन प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद लिखा नाउन प्रोनाउन वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, यानी वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो कॉन्सेप्ट यही है कि जब दो या दो से अधिक वर्ड को हम प्रीपोजिशन से रिलेट करते हैं तो जो मेन वर्ड होगा वो हमेशा सबसे पहले वाले प्रीपोजिशन का पहले वाला होगा। यानी वो सिंगुलर नंबर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वो प्लूरल नंबर का होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी। प्रीपोजिशन के बाद लिखा नाउन प्रोनाउन कभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि वर्ब कैसी आएगी, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद लिखा नाउन प्रोनाउन वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट कभी वर्ब का निर्धारण नहीं कर सकता। चलिए, जैसे ऑफ हो गया, विद हो गया, अलोंग विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, एज वेल एज ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई, बिसाइड्स हो गया, इंक्लूडिंग हो गया, एक्सक्लूडिंग हो गया, बट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, लाइक हो गया, अनलाइक हो गया, बिटवीन हो गया, एमंग हो गया, नो लेस देन हो गया, एंड नॉट या एक साथ आएगा तब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन एडिशन टू हो गया,
accompanied by हो गया, तो ये सब प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और इनके अतिरिक्त दुनिया का और कोई भी प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन होगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, बट कंजंक्शन भी होता है, लेकिन जब बट कंजंक्शन होता है तब इसकी मीनिंग होती है लेकिन। जैसे आई वर्क हार्ड बट आई फेल्ड, मैंने पास मेहनत किया लेकिन मैं फेल हो गया। अच्छा, बट क्या होता है? बट प्रीपोजिशन भी होता है। जब बट प्रीपोजिशन होता है तब इसकी मीनिंग होती है सिवाय। क्या होती है? सिवाय ना। जैसे नथिंग बट वाटर, नथिंग बट वाटर इज सोल्ड हियर, मतलब कुछ नहीं सिवाय पानी के यहाँ बेचा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बट की मीनिंग जब सिवाय आएगी, एक्सेप्ट की आएगी, तब ये प्रीपोजिशन होता है। बट जब लेकिन की मीनिंग कन्वे करेगा तब ये कंजंक्शन होता है। इसी तरह से लाइक एक वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। लाइक प्रीपोजिशन भी है, लाइक प्रीपोजिशन है, लाइक मतलब की तरह। जब इसकी मीनिंग आएगी की तरह तब ये प्रीपोजिशन है। जैसे सी सिंग्स लाइक हर मदर, तो की तरह या के जैसे की मीनिंग आएगी तब लाइक प्रीपोजिशन है। अब जब लाइक का मतलब आएगा किसी को पसंद करना, आई लाइक यू, पसंद करना, तब ये वर्ब है। तो ध्यान रखिएगा, लाइक प्रीपोजिशन भी होती है जब लाइक का मतलब की तरह या के जैसा मीनिंग आएगा। और जब ये प्रीपोजिशन होती है तो इसका अपोजिट वर्ड अनलाइक होता है, की तरह नहीं। और जब ये वर्ब होती है तब इसका अपोजिट होता है डिसलाइक। तो डिसलाइक और डिसलाइक ये वर्ब है और अनलाइक ये प्रीपोजिशन है, और लाइक प्रीपोजिशन और वर्ब दोनों है। तो लाइक की मीनिंग जब की तरह आएगी तब ये प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। तो कुल मिला के सारे वर्ड या सारे फ्रेज ये प्रीपोजिशन है। इनके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा कभी भी उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं परफॉर्म करेगी। और यही नहीं, दुनिया का कौनो प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच आइटम्स इज इंक्रीजिंग। अगर ये वर्ब है तो ये पूरा वर्ब से लेके पूरा हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है, और बाकी रेस्ट पार्ट पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट कहलाता है। 100 बार बता चुके हैं हम आपको, ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में देखिए, एक नाउन ये कास्ट है, एक नाउन ये प्रोडक्शन है, और एक नाउन ये आइटम्स है, सच आइटम्स। अब ध्यान से देखिए, आप प्रीपोजिशन है, अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद ये सारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रीपोजिशन ये भी सब ऑब्जेक्ट, मतलब प्रीपोजिशन के बाद सारा हिस्सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेन जो सब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन सबसे पहले वाले प्रीपोजिशन का सबसे पहले वाला वर्ड मेन होगा। तो ये मेन वर्ड ये कास्ट है। कास्ट नाउन है, द तो आर्टिकल है, एडजेक्टिव। तो कास्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो देखिए इज आया है तो ये सही लिखा है, आर लिखा होता तो गलत हो जाता। अगला इसी तरह से सूरज इलांग विद भी ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यह कंपाउंड। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप ध्यान से देखिएगा कि एक फ्रेज प्रीपोजिशन हो गई। अच्छा, अगर ये प्रीपोजिशन है तो ही चिल्ड्रन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, इससे वर्ब को कोई लेना देना नहीं। तो मेन सब्जेक्ट हमारा सूरज हुआ, सूरज सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो देखिए हैज लगा है, आपके एग्जाम में प्लूरल करके देगा। माई सिस्टर अनलाइक, अनलाइक भी प्रीपोजिशन है। अगर अनलाइक प्रीपोजिशन है तो माई ब्रदर्स, ये माई ब्रदर्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेन सब्जेक्ट सिस्टर है, सिस्टर सिंगुलर है तो देखिए प्रेजेंट डिफरेंट में विशेष लिखा है, विश लिखा होता तो प्लूरल हो जाता। अगला है इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन भी का मतलब के बीच में होता है, ये भी प्रीपोजिशन है। तो इंडिया और रसिया ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है। कॉपरेशन वर्ड ये सिंगुलर है इसलिए देखिए इज आया है। अगला है राहुल एज वेल एज हिज सिस्टर, एज वेल एज ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा, अगर ये फ्रेज है तो हिज सिस्टर इसका ऑब्जेक्ट हुआ क्योंकि ये भी प्रीपोजिशन है। तो मेन सब्जेक्ट राहुल हुआ, राहुल सिंगुलर है तो देखिए वाज आया है, सही है। अगला देखिए शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग रेगुलरली, आफ्टर ये प्रीपोजिशन है तो ये वाला जो शिप है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेन सब्जेक्ट ये वाला शिप हुआ, ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। अगला देखिए एवरीथिंग, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सिंगुलर होता है। बट वाटर, ये बट प्रीपोजिशन है क्योंकि मीनिंग देखिए एवरीथिंग बट वाटर, प्रत्येक चीज सिवाय पानी के यहाँ बेची जाती है। तो ये बट यहाँ लेकिन की मीनिंग नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट सिवाय की मीनिंग दे रहा है, यानी ये प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो वाटर ऑब्जेक्ट हुआ, तो मेन सब्जेक्ट एवरीथिंग हुआ। एवरीथिंग ये सिंगुलर प्रोनाउन होता है इंडेफिनिट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, आपके एग्जाम में प्लूरल करके देगा। अगला है
एवरीथिंग बट टेबल्स, तो बट प्रीपोजिशन है तो टेबल ऑब्जेक्ट हुआ, तो मेन सब्जेक्ट एवरीथिंग हुआ, सिंगुलर है इसलिए इज आएगी। अगला राज एंड नॉट भी ये प्रीपोजिशन होता है, एंड नॉट एक साथ आता है तो ये भी प्रीपोजिशन है। अगर ये प्रीपोजिशन है तो हिज फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट हुआ, तो मेन सब्जेक्ट राज है, राज सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी। अगला है द पिजन लाइक अदर वर्ड्स, लाइक प्रीपोजिशन है, द पिजन लाइक अदर वर्ड्स, अन्य पक्षियों की तरह की मीनिंग दे रहा है तो अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट हो गया। मेन सब्जेक्ट पिजन है, पिजन सिंगुलर है इसलिए वर्ब कैसी है, सिंगुलर। तो आप ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो या दो से अधिक वर्ड को या नाउन प्रोनाउन को हम प्रीपोजिशन से जोड़ते हैं या प्रीपोजिशन से रिलेट करते हैं तो प्रीपोजिशन का सारा पार्ट, प्रीपोजिशन के बाद लिखा सारा नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो जाता है और उससे वर्ब को कोई लेना देना नहीं है। तो जो सबसे पहले वाला प्रीपोजिशन होता है उससे पहले वाला जो वर्ड होगा नाउन प्रोनाउन उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है और तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड के हिसाब से कभी भी वर्ब का निर्धारण नहीं करते। ओके, ये रहा पहला कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि एपोजिटिव केस या केस इन अपोजिशन, इसी को बोलते हैं, नाउन में पढ़ाया था। ये क्या होता है, जैसे जब हम कोई वर्ड लिखते हैं और उसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कामा लगा के फिर से कोई वर्ड लिखते हैं, तो ये जो वर्ड लिखते हैं या फ्रेज लिखते हैं ये डिस्क्रिप्शन होता है, इसी को एपोजिटिव केस कहते हैं। मैंने आपको नाउन में पढ़ाया था कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, एपोजिटिव केस, वोकेटिव केस, ये जो 5 केस हैं ये इसमें ना सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और आपका वोकेटिव केस, आपका एपोजिटिव केस और आपका पजेसिव केस। तो जो वर्ब का निर्धारण होता है वो सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव, एपोजिटिव या पजेसिव केस के अकॉर्डिंग नहीं होता। तो जब हम कोई वर्ड लिखते हैं और उस वर्ड के साथ कामा लगा के हम कोई फ्रेज या वर्ड दूसरा लिखते हैं तो जो दूसरा वर्ड होता है या फ्रेज होता है वो मेन वाले वर्ड का डिस्क्रिप्शन होता है, उसी को एपोजिटिव केस कहते हैं। मेन वाला सब्जेक्टिव केस ये होता है। तो अगर ये सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर ये प्लूरल नंबर का है तो वर्ब प्लूरल आएगी। आई रिपीट, एपोजिटिव केस या केस इन अपोजिशन वो केस होता है जब हम किसी वर्ड के बाद में कोई दूसरा वर्ड या कोई दूसरा फ्रेज उसी वर्ड को रिलेट करने के लिए लिखते हैं, उसी को पॉजिटिव केस या केस इन अपोजिशन के नाम से जाना जाता है। और चाहे पॉजिटिव केस हो, चाहे पजेसिव केस हो, चाहे वोकेटिव केस हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव केस हो, इनके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो आइए देखते हैं। माई फ्रेंड रोहन इज टॉल, माई फ्रेंड रोहन इज टॉल, तो जो माई फ्रेंड है इसी का डिस्क्रिप्शन है रोहन, तो रोहन हो गया आपका एपोजिटिव केस का नाउन। अच्छा, माय फ्रेंड ये मेन सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है। माय फ्रेंड सिंगुलर है इसलिए वर्ब कैसी आएगी, इज सिंगुलर। ये जो इज है रोहन के हिसाब से नहीं आई है, इज जो वर्ब है माय फ्रेंड के हिसाब से आई है। अगला देखिए, आई राज, जो आई मैं हूं, मेरा ही नाम क्या है, राज, तो जो राज है ये एपोजिटिव केस का नाउन है। मेन सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के अकॉर्डिंग एम आएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में राज के अकॉर्डिंग इज लगा देगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यू लिखा है और यू मतलब आप, और आपका नाम जो है वो मोहन, तो मोहन ये डिस्क्रिप्शन है, तो मेन सब्जेक्ट यू है, यू के साथ प्लूरल वर्ब तो आर आएगी। तो कुल मिला के आपको सीखना और समझना ये था, आपको जो सीखना या समझना ये है कि जो एपोजिटिव केस होता है जिसे आप इंटर में केस इन अपोजिशन के भी नाम से पढ़े होंगे, उसमें होता क्या है कि जब हम कोई वर्ड लिखते हैं, नाउन प्रोनाउन लिखते हैं और कामा लगा के फिर से उसी का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो ये वाला जो केस होता है उसे अपोजिटिव केस या उसी को केस इन अपोजिशन बोलते हैं। और उसके पहले वाला जो होता है वो मेन सब्जेक्टिव केस होता है। तो वर्ब जो होती है अपोजिटिव केस के हिसाब से नहीं, सब्जेक्टिव केस के हिसाब से आती है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर प्लूरल नंबर का है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ओके, कैसे आप जानेंगे कि ये वाला केस है पॉजिटिव केस का है, बड़ा आसान है। कोई वर्ड लिखा होगा, नाउन प्रोनाउन लिखा होगा, कामा लगा के उसी का डिस्क्रिप्शन दोबारा लिखा होगा, तो जो कामा के बाद वाला पार्ट होगा उसे पॉजिटिव केस बोलेंगे और जो मेन पहले वाला पार्ट होगा वही सब्जेक्टिव केस या मेन वर्ड होगा।
अब तीसरा कॉन्सेप्ट आप देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया है कि जो सब्जेक्ट होता है और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो दोनों एक होते हैं। जैसे आप ऐसे समझिए कि आई एम अ टीचर, मैं एक क्या हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो जो टीचर है ना वो आई का कॉम्प्लीमेंट है, आई सब्जेक्ट हो गया, एम ये लिंकिंग वर्ब यानी मेन वर्ब हो गई, और टीचर जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो यहाँ वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग कभी नहीं आएगी, वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ओके, तो कहा यह जाता है कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच की बात जब हम करते हैं तो जो वर्ब आती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट का जो भी नंबर होगा वर्ब उसी नंबर में आएगी। हालांकि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही चीज है। जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है वो सब्जेक्ट का ही रीनेम या डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन फिर भी जो वर्ब लगाते हैं हमेशा सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से नहीं लगाते, क्योंकि जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग परफॉर्म करती है। तो इस बात का स्मरण रहे कि जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों अगर सेंटेंस में है तो हमेशा जो वर्ब होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नंबर के हिसाब से। जैसे यहाँ पे अगर हम आई एम अ टीचर की जगह आई इज द टीचर कर देते, टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते तो गलत हो जाता, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जैसे द एक्टर्स वीकनेस इज हिज गर्लफ्रेंड, तो हिज गर्लफ्रेंड ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जो एक्टर की वीकनेस कमजोरी है वही उसकी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, एक्टर में पास्टॉफी लगा तो पजेसिव केस का नाउन है, तो मेन नाउन ये वीकनेस है, वीकनेस से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिंगुलर वर्ब लेगा तो इसलिए इज आया। तो जो इज आया है हिज गर्लफ्रेंड के हिसाब से नहीं आया है, जो इज आया है वो वीकनेस के हिसाब से आया है। इसी तरह से माई बोसम फ्रेंड इज यू, तो माई बोसम फ्रेंड ये सब्जेक्ट हो गया, यू कॉम्प्लीमेंट हो गया सब्जेक्ट। तो जो इज आई है यू के हिसाब से नहीं, यानी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से नहीं आई है, सब्जेक्ट के हिसाब से आई है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आई है तो इज ये सही है। ओके, अगला, दीज मोरल स्टोरीज ऑफ दिस बुक इज माई इंस्पिरेशन। ये माई इंस्पिरेशन जो है वही कह रहा है कि दीज मोरल स्टोरीज ऑफ दिस बुक, तो माई इंस्पिरेशन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। मेन जो सब्जेक्ट है मोरल स्टोरीज है, क्योंकि आप प्रीपोजिशन के बाद तो दिस बुक ये ऑब्जेक्ट है, तो मेन सब्जेक्ट स्टोरीज है। स्टोरीज प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या है कि इज ना आके आपको क्या लगाना चाहिए, आर लगाना चाहिए। अगला देखिए, अगला है इट वाज यू, तो जो वाज है ये लिंकिंग वर्ब है, यू इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो जो वर्ब आई है यू के हिसाब से नहीं आई है, वर्ब जो आई है इट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। और मैंने कहा है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने बहुत डिटेल में 12 घंटे की वीडियो अपलोड की थी, बेसिकली तो बताया था कि जब इज एम आर वाज वर अकेले आते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब होते हैं, इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट का ही रीनेम होता है या सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में अगर आया हो, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया हो, तो जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आती, वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आती है। आपके एग्जाम में गलती क्या करेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से क्वेश्चन देगा, वर्ब देगा, लेकिन हमें सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से वर्ब का नंबर चेंज करना रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4, when the subject join are nor are different numbers the verb agrees with the nearer। देखिए, आप समझने का प्रयास करिए, 3 कॉन्सेप्ट होता है, एक आर या फिर नार, और एक नॉट ओनली बट आल्सो का, नॉट ओनली बट आल्सो का। एक एक को समझने का प्रयास करिए। जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से आती है। अच्छा, आर या नार ये हमने कंजंक्शन में पढ़ाया था, ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं। जैसे राम आर मोहन, तो या तो राम या तो मोहन, तो आर ये पॉजिटिव सेंस का अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, नार निगेटिव सेंस का अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। तो ये दोनों अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, तो जब इनसे हम दो सब्जेक्ट को या दो वर्ड को कनेक्ट करते हैं
तो उनमें से कोई एक की बात या दोनों की बात नहीं होती है। आप समझिए, जैसे मैंने कहा राम आर मोहन, या तो राम या तो मोहन, राम नार मोहन, न तो राम न तो मोहन। तो ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। कैसे कंजंक्शन है? अल्टरनेटिव। तो ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी इनसे हम दो सब्जेक्ट जोड़ रहे होते हैं तो जो वर्ब होती है वो अपने नियर वाले सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से आती है। फिर से समझिए, आर और नार ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं। आर और नार ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं। तो इनसे जब हम दो वर्ब को इनसे हम जब दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो दिक्कत ये आने लगती है कि वर्ब किसके हिसाब से लगाएं। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी कंडीशन में आप करिएगा क्या, क्योंकि अल्टरनेटिव कंजंक्शन है तो दोनों सही होंगे चाहे जिसके हिसाब से लगाए, लेकिन एक कन्फ्यूजन हो जाता है। कुछ लोग बाद वाले के हिसाब से लगाएंगे, कुछ लोग पहले वाले के हिसाब से। तो ऐसी कंडीशन में आप किया क्या करिए कि जो सब्जेक्ट वर्ब के ज्यादा करीब होगा वही अपना इम्पैक्ट छोड़ पाएगा। तो वर्ब के करीब जो सब्जेक्ट होगा उसी के नंबर के हिसाब से वर्ब लगाइएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर लगाइएगा, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाइएगा। ठीक है, ऐसे आप समझने का प्रयास करिए। जैसे आई आर रोहन इज हैप्पी, अगर इज ये वर्ब है तो ये पूरा सब्जेक्ट होगा। अच्छा, सब्जेक्ट में ये आई भी है रोहन भी है, आर ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। तो अब दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, आई के हिसाब से लगाएंगे तो एम सही है, रोहन के हिसाब से लगाएंगे इज सही है। तो ऐसी कंडीशन में वर्ब के जो ज्यादा करीब होता है उसी का नंबर लिया जाता है। तो रोहन यहाँ पे लिखा है ना, तो रोहन सिंगुलर है तो इज सही है। लेकिन अगर ये रोहन आर आई लिखा होता ना तब फिर एम लगाते, क्योंकि वर्ब के पास आई हो जाता। तो ध्यान रहे, आर या नार से जब हम दो सब्जेक्ट यूज करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो वर्ब होती है वो अपने पास वाले सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से आती है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, आइदर शिवम आर हिज पेरेंट्स, तो आर ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन हो गया। अच्छा, वर्ब ये आर है तो दो सब्जेक्ट है, एक शिवम है एक हिज पेरेंट्स है। शिवम के अकॉर्डिंग लगाते तो इज होता, हिज पेरेंट्स के हिसाब से लगाए तो आर है। अच्छा, वर्ब के पास हिज पेरेंट्स है तो इसी के हिसाब से लगाइए तो सही लिखा है। अगला, आइदर यू आर आई एम, एम वर्ब है, दो सब्जेक्ट जुड़ा है, एक यू एक आई। तो एम के वर्ब के पास कौन ज्यादा है? आई, तो आई के हिसाब से एम सही है। नाइदर द प्रिंसिपल नॉट द टीचर, वर यहाँ पे वर्ब है, एक द टीचर सब्जेक्ट है एक प्रिंसिपल सब्जेक्ट है। अच्छा, वर्ब के पास कौन सा है? टीचर्स, तो टीचर्स ये प्लूरल है इसलिए वर्ब सही है। नाइदर यू नार ही इज, तो इज ये वर्ब है, दो सब्जेक्ट जुड़ा है, एक ही और एक यू। इज के वर्ब के पास कौन है? ही, तो ही के हिसाब से इज लगाई। तो देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, आर और नार ये दो अल्टरनेटिव कंजंक्शन होते हैं, ये अल्टरनेट की बात करते हैं। तो जब इनसे हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो इस बात का स्मरण रहे, तो वर्ब के पास जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। और इसी तरह से काम करता है आपका नॉट ओनली बट आल्सो। जब हम नॉट ओनली और बट आल्सो से जोड़ते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, नॉट ये एडवर्ब है, ओनली ये एडवर्ब है, आल्सो ये एडवर्ब है, मेन आपका कंजंक्शन बट होता है। कौन है? बट। ठीक है, बट ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो जब कभी भी हम नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ते हैं तो यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात है कि जो सब्जेक्ट होगा वो नॉट ओनली के बाद वाले के हिसाब से नहीं होगा, वो बट आल्सो के बाद जो रहेगा यानी पास में जो रहेगा उसी के अनुसार लगाएंगे। अच्छा, इसके पीछे की वजह क्या है? जब हम सब्जेक्ट कौन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और नॉट ओनली लगा देंगे तो नॉट ओनली का मतलब ना केवल ये बल्कि वो भी, तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, नॉट ओनली लगा के हम निगेट कर रहे हैं। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट होगा लिखा होगा उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे होंगे, बात तो हम बट आल्सो के बाद वाले के हिसाब से कर रहे होंगे। तो जो मेन सब्जेक्ट होगा वो बट आल्सो के बाद लिखा होगा, ना कि नॉट ओनली के बाद। ओके, नॉट ओनली, देखिए फिर से समझ लीजिए, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं। तो अगर हम कहें नॉट ओनली मोहन बट आल्सो हिज फ्रेंड्स, तो हम मोहन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, बात तो हम हिज फ्रेंड्स की कर रहे हैं, तो हिज फ्रेंड्स के हिसाब से वर्ब आएगी। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। देयर वॉज नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट, तो देख लीजिए फिर से, नार कंजंक्शन है तो एक द टीचर ये सब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट वर्ब। अब देखिए देयर आ गया
तो अब देखिए वर्ब इसके पास आ गई, तो टीचर ये सिंगुलर है इसलिए वाज लगा। अब नॉट ओनली बट आल्सो वाला देख लीजिए, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द टीचर्स वर। तो देखिए एक सब्जेक्ट आपका द टीचर्स है और एक लग रहा होगा कि द प्रिंसिपल है, तो नॉट ओनली वाले को तो हम निगेट कर रहे हैं, तो मेन सब्जेक्ट हमारा द टीचर्स है, ये प्लूरल इसलिए वर्ड सही है, टीचर लिखा होता तो वाज सही होता। उसी तरीके से नॉट ओनली द स्टूडेंट बट आल्सो द क्लास टीचर्स, ना केवल बच्चे बल्कि टीचर्स, तो बात टीचर्स की हो रही है, तो टीचर्स प्लूरल है, तो आपका ये नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर, तो टीचर्स प्लूरल है, तो वाज की जगह क्या करिए वर करिए। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? कहने का ये मतलब है, आल्सो दो बार आ गया है का, इसको हटा लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये था कि जब कभी भी हम आर से या नार से या बट आल्सो से, नॉट ओनली बट आल्सो से हम दो सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, तो जो वर्ब होती है वो पास वाले सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से आती है। अगर पास वाला सब्जेक्ट का नंबर, वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है उसका नंबर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, उसका नंबर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ओके, आर नॉट तो अल्टरनेटिव है इसलिए ऐसा होता है, और बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो जब जुड़ता है तो नॉट ओनली क्या करता है, निगेट करने का काम करता है, यानी उसको नहीं लेता। नॉट ओनली लगाते मतलब उसको आप काउंट ही नहीं कर रहे हो, और सब्जेक्ट वो होता है जिसकी बात होती है, तो इसका मतलब बट आल्सो के बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है वही लीडिंग होता है, और वर्ब के पास वही होगा, तो वर्ब के पास जो होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट ये है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऐसे जब हम लोग करते हैं या पढ़े हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, तो आपको याद होगा आइदर, एनी, नीदर या नन। देखिए आइदर का मतलब था दो में से कोई एक, एनी का मतलब था दो प्लस में से कोई एक, नाइदर का मतलब था दो में से एक कौ नहीं, नन का मतलब था दो से अधिक में से एक कौ नहीं। तो मेन ले तो आप एक रहे हो या जीरो रहे हो, और आइदर और एनी की जगह अगर हम चाहें तो ईच भी लगा सकते हैं। ईच का मतलब दो में से एक भी होता है और दो से अधिक में से भी एक होता है, तो चाहे जहां लगाइए। तो ये सब के सब सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। नन को भी अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा, बात समझिए। जब हम कभी भी ईच ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ लिखते हैं तो कई में से एक या जीरो की बात कर रहे होते हैं, तो एक या जीरो यानी एक से कम तो होता सब सिंगुलर है, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से वर्ब आती है, तो सिंगुलर वर्ब भी आएगी। नाइदर को, नन को भी अलग से भी मैं समझाऊंगा। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, एनी का मतलब होता है दो से अधिक में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है दो में से को नहीं, नन का मतलब होता है दो से अधिक में से को नहीं ना, और ईच का भी मतलब होता है दो में से भी एक लगा लो या दो से अधिक में से, मतलब ईच का यूज हम आइदर की जगह भी कर सकते हैं, एनी की जगह भी। ओके, आइदर, एनी और ईच ये पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, नाइदर और नन ये निगेटिव मीनिंग देते हैं। ठीक है, अब थोड़ी नन की बात कर लेते हैं, चलिए अलग से भी समझाते हैं, पहले इतना समझिए। ये सारी चीज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपको पढ़ाए थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वाज, तो कई में से प्रत्येक की बात हो रही है, तो ईच का मतलब दो या दो से अधिक में से प्रत्येक होता है, यानी एक एक करके बात करेगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं ये सेपरेटली बात कर रहे होते हैं, एक टाइम में ये एक ही की बात कर रहे होते हैं, तो इसीलिए ये सब के सब सिंगुलर काउंट होते हैं। तो वर्ब देखिए सिंगुलर लगाया, अगर प्लूरल लगाता गलत हो जाता। आइदर ऑफ द मैगजीन्स इज, देखिए आइदर का भी मतलब होता है दो में से कोई एक सिंगुलर है इसलिए इज लगाया। नाइदर ऑफ द गर्ल्स, कई लड़कियों में से एक कौन, दो लड़कियों में से एक भी नहीं, यानी जीरो की बात है तो जीरो सिंगुलर है इसलिए देखिए सिंगुलर वर्ब लगाया। अब थोड़ा नन को देख लीजिएगा, नन क्या है? नन ऑफ दीज गर्ल्स, कई लड़कियों में से कोई नहीं, तो वर्ब देखिए हम इज भी लगा सकते हैं, आर भी। और नन ऑफ द अस, कई में से, हम लोगों में से कोई नहीं, इज भी लगा सकते हैं, आर भी। लेकिन नन ऑफ दिस मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो देखिए इज लगाए, यानी नन को थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। समझिए, ऐसे समझिए, बहुत अच्छे समझा रहा हूं, हालांकि समझाया पहले भी था, प्रोनाउन में हमने इनको समझाया था। देखिए फिर से समझने की कोशिश करिए। दो में से किसी एक की बात कर रहे हैं तब तो ईच लगाइए, दो से अधिक में से किसी एक की बात कर रहे हैं तब एनी लगाइए, और दोनों की जगह अगर आप चाहें तो
ये ऐसे समझिए, मैंने ये कहा कि अगर दो में से किसी एक की बात आप कर रहे हैं, दो में से किसी एक की बात कर रहे हैं, तब आप क्या लगाइए, आइदर। ठीक है, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। दो से अधिक में से कोई एक है तब आप एनी लगाइए, और दोनों की जगह अगर आप चाहें तो ईच भी लगा सकते हैं। ईच का मतलब दो में से भी कोई एक होता है और दो से अधिक में से भी कोई एक होता है। अच्छा, नाइदर का जो यूज है, नाइदर या नीदर जो भी आप पढ़ें, इसका जो यूज है वो दो में से कोई भी एक नहीं, यानी जीरो की बात। नन का जो यूज है, नन का भी मतलब होता है दो से अधिक में से कोई एक को नहीं, यानी जीरो। अब सब के साथ सब ये सिंगुलर हैं, ठीक है। अच्छा, नन को थोड़ा अलग करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नन के साथ हो क्या रहा है कि नन के साथ जब ऑफ लगा के हमने काउंटेबल नाउन दिया है तो प्लूरल नाउन होगा, तब सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर नन के ऑफ के बाद हमने अनकाउंटेबल नाउन लिखा है तो फिर वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। सिर्फ ये नन के साथ बस है, ईच आइदर के साथ नहीं। फिर से समझिए, नन ऑफ दीज गर्ल्स, ये देखिए प्लूरल नाउन लिखे हैं ना, तो ये काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है तो देखिए इज भी सिंगुलर भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी। यहाँ भी अस काउंटेबल है ना, अस प्रोनाउन है ना वी का, तो यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल दोनों लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए मनी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो देखिए इज सिंगुलर है। तो आप समझ गए होंगे, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ये सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, ये एक टाइम में एक एक करके बात करते हैं, इसीलिए ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। लेकिन जो नन है, नन के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों यूज होती है जब इनके बाद काउंटेबल नाउन होता है, और इन नन के बाद, नन ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तब तो ये एकदम सिंगुलर यूज होंगे, तब इनके साथ प्लूरल नहीं यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट था और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हेन सच फ्रेजेस आर यूज्ड इन अ सेंटेंस वर्ब इज सिंगुलर आर प्लूरल अकॉर्डिंग टू द नाउन दैट फॉलोज ऑफ। मतलब कहना ये चाह रहा है कि सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब होगी, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब होगी। अगर हमारा जैसे बहुत सारे फ्रेजेस हैं उनके बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके बाद जैसा नाउन होगा वो ऐसे ही वर्ब परफॉर्म करेगी। आप इस बात को ऐसे समझें, जैसे ए लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, प्लेंटी ऑफ है, अ क्वार्टर ऑफ है, पार्ट ऑफ है, हाफ ऑफ है, रेस्ट ऑफ है, रेस्ट मतलब बचा हुआ, 2/3 ऑफ है, यह प्रोपोर्शन ऑफ है, नन ऑफ है, रिमाइंडर ऑफ है, सम ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, मच ऑफ है, मेनी ऑफ है, अ गुड डील ऑफ है, अ ग्रेट डील ऑफ है, इनफ ऑफ है, द मेजॉरिटी ऑफ है, 5% ऑफ है। अभी 2-4 कॉन्सेप्ट अलग से भी मैं इसमें कराऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफ का यूज हम लोग सिलेक्शन के भी सेंस में करते हैं। तो जब कभी भी हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि कोई टोटल अमाउंट है या टोटल नंबर है, टोटल का कुछ हिस्सा अगर हमें दिखाना है तो जो टोटल होगा वही फ्रैक्शन यानी हिस्सा भी होगा। अगर टोटल हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्रैक्शन यानी पार्ट भी अनकाउंटेबल नाउन होगा। टोटल अगर प्लूरल नंबर का है तो हमारा पार्ट भी प्लूरल नंबर का होगा। टोटल अगर सिंगुलर नंबर में है तो हमारा पार्ट भी सिंगुलर नंबर में होगा। तो कहने का मतलब ये जो फ्रेजेस हैं इनके बाद आप सब में लगा है तो आपके बाद जैसा नाउन आएगा वैसी वर्ब आएगी। इस बात को और अच्छे से समझना है तो आप ऐसा समझें, जैसे मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, मोस्ट ऑफ द मिल्क, प्लेंटी ऑफ शुगर, द रेस्ट ऑफ द लेसन, 2/3 ऑफ द मूवीज, मच ऑफ टाइम, द मेजोरिटी ऑफ रिवर्स ना, द मेजोरिटी ऑफ लैंड, 20% ऑफ द क्वेश्चंस और 10 है ये 10% ऑफ द चैप्टर। अब मैं ये कह रहा था कि जब हम कभी भी किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं या हम परसेंटेज की बात करते हैं तो जो हमारा टोटल वैल्यू होगी, टोटल यूनिट होगी, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो, तो टोटल का ही पार्ट जो आएगा वही हिस्सा होगा। अगर टोटल हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो पार्ट भी हमारा अनकाउंटेबल होगा। टोटल हमारा प्लूरल नाउन है तो पार्ट भी प्लूरल होगा। टोटल हमारा सिंगुलर नाउन है तो पार्ट भी सिंगुलर होगा। तो वही कह रहा है कि ये जो हम फ्रेजेस बताए, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, मच ऑफ, इनफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, तो इनके बाद जो नाउन होगा आपके बाद उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। जैसे
मोस्ट ऑफ तो बहुत सारा हिस्सा हो गया, किसका हिस्सा? बच्चों का। तो चिल्ड्रन ये प्लूरल नाउन है तो पार्ट भी प्लूरल नाउन होगा। अच्छा, आप प्रीपोजिशन है तो मेन यही सब्जेक्ट बनेगा। तो चिल्ड्रन का ही पार्ट मोस्ट है तो मोस्ट प्लूरल हो गया, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है। अगर ये प्लूरल हो गया तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो वर्ब भी प्लूरल होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ मिल्क, इस बार टोटल मिल्क है। अच्छा, मिल्क का बहुत सारा पार्ट मोस्ट हुआ, मिल्क का ही हिस्सा मोस्ट में आएगा। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है तो मोस्ट भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है। अगला, प्लेंटी ऑफ शुगर, यानी शुगर की बहुत सारी मात्रा। अब शुगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो प्लेंटी हिस्सा भी अनकाउंटेबल आएगा। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। द रेस्ट ऑफ द लेसन, यहाँ पे लेसन देखिए सिंगुलर नाउन है तो रेस्ट बचा हुआ पार्ट इसी लेसन का होगा। लेसन सिंगुलर है तो ये पार्ट भी सिंगुलर आएगा। सिंगुलर पार्ट हो गया तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगला, 2/3 ऑफ द मूवीज, यहाँ पे मूवीज प्लूरल लिखा है तो 2/3 हिस्सा मूवीज का आएगा। जब मूवी प्लूरल है तो ये 2/3 भी प्लूरल होगा। जब ये प्लूरल है तो वर्ब आगे प्लूरल आएगी। तो देखिए मेक वर्ब प्लूरल है। उसी तरीके से मच ऑफ टाइम इज लास्ट, टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो मच हिस्सा भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है तो ये सिंगुलर आएगी। द मेजोरिटी ऑफ रिवर्स, रिवर्स क्या है? ये प्लूरल है तो मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी मतलब बहुसंख्यक होता है तो रिवर का ही पार्ट इसमें आएगा। मेन टोटल ये प्लूरल है तो पार्ट भी प्लूरल आएगा। अच्छा, ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी तो डू लगा है। अगला, द मेजोरिटी ऑफ लैंड, लैंड ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका पार्ट मेजोरिटी है तो मेजोरिटी भी अनकाउंटेबल होगा। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। उसी तरीके से 20% ऑफ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये प्लूरल है तो 20% जो पार्ट आएगा वो भी आपका प्लूरल आएगा। तो यहाँ इसकी जगह आपको आर करना पड़ेगा। अगला है 10% ऑफ द चैप्टर, अब चैप्टर एक ही है, नाउन सिंगुलर है तो 10% यानी 10% भी चैप्टर का ही हिस्सा होगा, यानी ये भी सिंगुलर होगा। ये सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो कुल मिला के फिर से समझ लीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं आपको समझाना ये चाहता था कि जब हम किसी भी चीज का फ्रैक्शन या परसेंटेज या पार्ट लेते हैं तो जो टोटल हिस्सा होता है उसी का कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा हम लोग लेते हैं। तो जो नाउन टोटल होगा वही उसका हिस्सा भी होगा। अगर टोटल नाउन हमारा प्लूरल है तो हिस्सा भी प्लूरल आएगा। अगर टोटल नाउन हमारा प्लूरल है तो हिस्सा भी प्लूरल आएगा। अगर टोटल नाउन हमारा सिंगुलर है तो हिस्सा भी सिंगुलर आएगा। टोटल नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो हिस्सा भी अनकाउंटेबल आएगा। और मेन जो वर्ब लगती है प्रीपोजिशन के पहले वाले के हिसाब से लगती है। तो जब हम ये फ्रेज सारे बनाते हैं आपसे, तो जो आपके बाद होता है वो टोटल होता है, और टोटल का ही जो हिस्सा होता है वो पार्ट होता है। तो जो पार्ट टोटल होगा उसी का पार्ट होगा, जो पार्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो जैसे मैंने कहा 2/3 ऑफ द ट्री इज आर रॉटेन। तो अब ध्यान दीजिए 2/3 हिस्सा किसका है? इस पेड़ का। पेड़ कितना है? 1 है तो एक पेड़ का 2/3 हिस्सा भी 1 से कम ही आएगा। यानी पेड़ जब हमारा सिंगुलर है, टोटल हमारा सिंगुलर है तो ये पार्ट भी सिंगुलर आएगा। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अच्छा, आप प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद तो ये ऑब्जेक्ट होगा तो मेन यही 2/3 हिस्सा ये सब्जेक्ट होगा। ये पार्ट इसका सिंगुलर है तो हिस्सा भी सिंगुलर आएगा। अगर यहाँ पे ट्री की जगह हम ये लिखते 2/3 ऑफ द ट्री, पेड़ लिखते और अब यह इज आर लगाते, तो अब देखो टोटल क्या है? प्लूरल है। अगर टोटल प्लूरल है तो 2/3 हिस्सा भी प्लूरल होगा। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, मेन सब्जेक्ट 2/3 हिस्सा है और 2/3 हिस्सा पेड़ का है टोटल का, तो ये भी प्लूरल आएगा। ये प्लूरल है तो अब आर आएगी, इज नहीं आएगी। तो कहने का मतलब जो हम लोग अभी देखे 2/3 ऑफ, 1/3 ऑफ ना, 20% ऑफ, 10% ऑफ, इनफ ऑफ, मच ऑफ, मेनी ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ ना। तो जो आपके बाद टोटल होगा नाउन, उसी का जो हिस्सा आएगा पार्ट आएगा। तो जो टोटल होगा वही पार्ट भी कंसीडर किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ये था कॉन्सेप्ट। चलिए अब एक फ्रेज अलग से होता है, द परसेंटेज ऑफ। ठीक है, 20% लिखा होता, 30% लिखा होता, 50% लिखा होता, 10% लिखा होता, तब तो वो कहीं ना कहीं नंबर
की आइडेंटिटी होती है वो नाउन के हिसाब से हम यूज कर लेते हैं। जब लेकिन हम सिर्फ ये फ्रेज लिखते हैं द परसेंटेज ऑफ, तो ये परसेंटेज जो होती है ये कहीं ना कहीं अमाउंट को डिनोट करती है। तो द परसेंटेज के साथ इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा वर्ब सिंगुलर लेती है when it is used as a subject, जब इसे सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। जैसे द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे द परसेंटेज एक डिफरेंट नंबर है, ये सिंगुलर वर्ब लेगी तो देखिए सिंगुलर आया। फिर द परसेंटेज ऑफ सच क्वेश्चन, तो परसेंटेज डिफरेंट नंबर है तो देखिए इज आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 20% लिखा हो, 10% लिखा हो, 50% लिखा हो, तो इनके बाद जो ऑफ लिखा होगा जैसा नाउन आएगा वैसा ही परसेंटेज होगा। नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो परसेंटेज अनकाउंटेबल आएगा, नाउन अगर काउंटेबल है सिंगुलर तो परसेंटेज सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। लेकिन जब आप सिर्फ परसेंटेज वर्ड यूज करते हैं, द परसेंटेज ये फ्रेज यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा द परसेंटेज जो फ्रेज होती है ये सिंगुलर आइडेंटिटी रखती है। आपके बाद क्या लिखा है इससे हमें लेना देना नहीं है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेगी। लेकिन ये द परसेंटेज फ्रेज ना लिख के अगर हम डाटा देते 2%, 3%, 20%, 30%, तब नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो थोड़ा ये कंफ्यूज करता है बच्चों को ये फ्रेज, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है अ वेराइटी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, जो अ वेराइटी है ये बोथ सिंगुलर नाउन भी होता है और डिटर्मिनर भी होता है। फिर से समझिए, जो अ वेराइटी एक फ्रेज है, तो अ वेराइटी ये सिंगुलर नाउन भी होता है, एक वेराइटी मतलब एक प्रकार की वेराइटी, तो ये नाउन भी होता है। और अ वेराइटी डिटर्मिनर भी होता है। तो आपको समझने वाली बात ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव होता है। तो जब ये सिंगुलर नाउन, जब ये अ वेराइटी सिंगुलर नाउन होगा तब नाउन के हिसाब से वर्ब आएगी, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। और जब अ वेराइटी डिटर्मिनर होगा तो इसके बाद डिटर्मिनर तो एडजेक्टिव होता है, डिटर्मिनर के हिसाब से तो वर्ब आती नहीं, तो जैसा नाउन होगा वैसी वर्ब आएगी। अच्छा, द वेराइटी एक फ्रेज होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नाउन होता है, क्योंकि द लगा है ना तो डेफिनेट वेराइटी की बात कर रहा है तो सिंगुलर आएगा। जैसे द परसेंटेज सिंगुलर वर्ब लेता है। अ वाइड वेराइटी या अ लार्ज वेराइटी ये डिटर्मिनर है। तो आप ध्यान से समझिएगा, वेराइटी से रिलेटेड 3 ये फ्रेज बनते हैं और जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेंगे। पहला ये कि अ वेराइटी जो एक फ्रेज है, अ वेराइटी जो एक फ्रेज है ये क्या है, ये आपका डिटर्मिनर एडजेक्टिव भी है और ये आपका नाउन भी है। जब ये नाउन होगा तब ये सिंगुलर नाउन होगा, और अगर ये सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन अ वेराइटी डिटर्मिनर यानी एडजेक्टिव भी होता, तो जब ये डिटर्मिनर होगा तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो डिटर्मिनर के बाद जो नाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल। अच्छा, एक फ्रेज द वेराइटी होता है। द वेराइटी ये डिफिनिट नंबर को, डिफिनिट वेराइटी को गेस करता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अ वाइड वेराइटी या अ लार्ज वेराइटी ये डिटर्मिनर है, इनके बाद जो नाउन लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे अ वेराइटी ऑफ दीज इंसेक्ट हैज ब्लैक विंग्स। अब आप देखिए अ वेराइटी ऑफ दीज इंसेक्ट्स, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अ वेराइटी यहाँ पे पता है क्या है, अ वेराइटी ये नाउन है, एक प्रकार की वेराइटी। अगर ये नाउन है तो ये सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब कैसी आए, सिंगुलर। लेकिन यहाँ देखिए अ वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स कई हैं, उनकी वेराइटी की बात कर रहा है, तो यहाँ अ वेराइटी ऑफ जो है ये डिटर्मिनर है और मेन नाउन ये आपका इंसेक्ट्स है। अच्छा, ये इंसेक्ट्स है तो नाउन ये है, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो आर आएगा, क्योंकि ये वर्ब प्लूरल है, ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको लगता होगा दोनों सेंटेंस एक हैं, दोनों एक नहीं है। यहाँ पे जब आपने अ वेराइटी ऑफ दीज इंसेक्ट्स बोला तो इस प्रकार के कीटाणुओं के या इस प्रकार के कीट मकोड़ों की एक वेराइटी की बात कर रहा है। तो ये अ वेराइटी नाउन है और ये एक वेराइटी है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आई। लेकिन यहाँ पे पता है अ वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स जो कह रहा है, ये अ वेराइटी ऑफ ये एक डिटर्मिनर है, मेन नाउन इंसेक्ट्स है और इंसेक्ट्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब कैसी आई, प्लूरल। अगला देखिए, द वेराइटी ये डिफिनिट नाउन होता है, तो द वेराइटी के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, तो देखिए ये सिंगुलर वर्ब आई। अ वाइड या अ लार्ज वेराइटी ये एडजेक्टिव होता है, डिटर्मिनर, तो इनके बाद जो नाउन लिखा होगा वो नाउन जैसा होगा वैसी वर्ब आएगी। तो ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। तो फिर से समझ लें,
वैरायटी से रिलेटेड 3 फ्रेज बनते हैं। आ वैरायटी सिंगुलर नाउन भी होता है, तो जब ये नाउन का काम करेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। आ वैरायटी ये डिटर्मिनर एडजेक्टिव भी होता है, जब ये डिटर्मिनर या एडजेक्टिव होगा तो इसके बाद जैसा नाउन आएगा वैसी वर्ब आएगी। द वैरायटी सिर्फ डिफिनिट नाउन होता है, यानी ये सिंगुलर वर्ब लेगा। और आ लार्ज वैरायटी या आ वाइड वैरायटी ये डिटर्मिनर है, तो इनके बाद जो नाउन आएगा उसके हिसाब से वर्ब आएगी। ओके, तो ये छोटा सा था कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट नंबर आपको 7 देखना है। 7 कॉन्सेप्ट नंबर ये है कि द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ को लेके बड़ा लोचा होता है। तो फिर से समझिए, जो द नंबर ऑफ होता है और एक आ नंबर ऑफ होता है, ये फ्रेज है। द नंबर ऑफ आप प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा। अच्छा, नंबर की बात है तो नंबर काउंटेबल नाउन का होता है, तो कई नाउन होंगे, उसमें से कुछ नंबर की बात कर रहा है तो ये नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। और इसमें भी नाउन हमेशा क्या आएगा, नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। अब लोचा वर्ब का होता है। जब द नंबर ऑफ लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर आती है, वर्ब सिंगुलर आती है। आ नंबर ऑफ लगाते हैं तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। तो आप इन चीजों को रटते हैं कि द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। दोनों ही कंडीशन में नाउन प्लूरल ही है, क्योंकि आप नंबर ले रहे हैं, संख्या ले रहे हैं तो संख्या काउंटेबल नाउन की होती है। सिलेक्शन ले रहे हैं तो कई नाउन होंगे, कई उसी में से सेलेक्ट कर रहे हैं तो नाउन ये ऑलवेज प्लूरल आएगा। लोचा वर्ब का होता है। तो देखिए, जब द नंबर आप लगाते हैं तो द नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, एक डिफिनिट नंबर होता है। अगर ये डिफिनिट है, ये मेन नाउन है, तो वर्ब ये सिंगुलर लेगा। जैसे द परसेंटेज आप था, ये जैसे आपका द वैरायटी आप था। लेकिन जब आ नंबर ऑफ लगाते हैं तो आ नंबर ऑफ ये डिटर्मिनर है, ये नाउन नहीं है, मेन नाउन ये है, ये प्लूरल है, तो इसी के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल आएगी। फिर से समझ लीजिए, 2 फ्रेज होते हैं, एक द नंबर ऑफ और एक आ नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ दोनों के बाद नाउन प्लूरल आता है। दोनों का मतलब बहुत होता है, संख्या दिखाता है। द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन आ नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल आती है। इसके पीछे की वजह यह है कि द नंबर ऑफ ये नाउन फ्रेज है और ये डिफिनिट नंबर शो करता है, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। आ नंबर ऑफ वो नाउन फ्रेज नहीं है, वो डिटर्मिनर एडजेक्टिव है, और डिटर्मिनर या एडजेक्टिव के हिसाब से वर्ब कभी नहीं लगती। तो उसके बाद जो नाउन होता है उसी के हिसाब से वर्ब लगती है। नाउन प्लूरल होता है, इसलिए वर्ब ऑलवेज प्लूरल आती है। जैसे द नंबर ऑफ, तो स्टूडेंट देखिए प्लूरल आया, और द नंबर ऑफ लिखा है तो ये नाउन फ्रेज है, डिफरेंट नंबर को डिनोट करेगा, यानी वर्ब सिंगुलर आएगी। तो देखिए वर्ब सिंगुलर आई है। द नंबर ऑफ के साथ नाउन ये प्लूरल आया, वर्ब सिंगुलर आएगी, तो देखिए ये सिंगुलर आई है। आ नंबर ऑफ लगाए तो नाउन प्लूरल आएगी, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो यही ध्यान देना है, बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मीनिंग दोनों की सेम है, स्ट्रक्चर थोड़ा अंतर है। द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ दोनों की मीनिंग है बहुत, लेकिन द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ दोनों के बाद नाउन प्लूरल आता है, बट वर्ब कैसी आती है, अलग अलग आती है। द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, आ नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल आती है। इसके पीछे की वजह मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी। अगला देखिए, अगला इसी तरह से एक फ्रेज और है, अ ग्रेट नंबर ऑफ, और एक फ्रेज है अ ग्रेट अमाउंट ऑफ। ध्यान से समझिए, नंबर लिखा है तो ये संख्या दिखाएगा, और अमाउंट लिखा है तो ये मात्रा दिखाएगा। मात्रा अनकाउंटेबल नाउन की होती है, यानी ये क्वांटिटी मात्रा दिखाएगा, और ये नंबर संख्या। बाकी आप खुद समझदार हैं, जब संख्या की बात होगी तो नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी, और जब अमाउंट मात्रा की बात होगी तो मात्रा अनकाउंटेबल नाउन में होती है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो बहुत आसान है। अ ग्रेट नंबर आपके साथ नाउन आपका प्लूरल आएगा और वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी। अ ग्रेट अमाउंट आपके साथ नाउन आपका अनकाउंटेबल सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये ध्यान देना है। तो इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसमें तो लिखा ही है अ ग्रेट नंबर ऑफ, मतलब बहुत ज्यादा, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ यानी बहुत ज्यादा। तो अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ये मात्रा बताता है, अ ग्रेट नंबर ऑफ ये संख्या बताता है। अगला कॉन्सेप्ट है आपका 8 नंबर, जो भी है ये है मेनी ए एन, और आपका एक अलग से होता है मेनी भी। अभी मैं समझाता हूं। देखिए, एक ये मेनी ए या एन ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रेज होता है, और एक ये मेनी
एडजेक्टिव या डिटर्मिनर होता है। मेनी ए एन ये साथ में है, अलग अलग मत समझिएगा। तो मेनी ए एन के साथ नाउन जो आता है वो ऑलवेज सिंगुलर आता है, और नाउन सिंगुलर हो गया तो नो डाउट वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और मेनी के साथ हमेशा नाउन कैसा आता है, प्लूरल। और जब नाउन ही प्लूरल हो गया तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। ये बात आपको ध्यान रखें, मीनिंग दोनों की सेम है, मेनी ए एन हो चाहे मेनी हो, मीनिंग दोनों की सेम है, मतलब हिंदी में बहुत। ठीक है, स्ट्रक्चर में अंतर है कि मेनी ए एन जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रेज है, और ये एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसके साथ नाउन ऑलवेज सिंगुलर आएगी और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और वैसे भी मेनी ए एन लगा है तो ए के बाद नाउन सिंगुलर ही आएगा। मेनी के बाद डायरेक्ट नाउन लिखते हैं तो मेनी मतलब बहुत होता है, ये इंडेफिनिट नंबर का एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन प्लूरल आएगा, और नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। आपको ध्यान क्या रखना है कि मेनी ए एन के बाद नाउन सिंगुलर आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, मेनी के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी। ओके, आप अपना दिमाग मत लगाइएगा कि मेनी ए एन लिखा है तो ए एन हटा के सब सही कर दे, नहीं हटाइएगा नहीं। मेनी ए एन ये एक फ्रेज अलग है और मेनी एक ये एडजेक्टिव अलग है। ओके, मेनी ए आया तो देखिए नाउन सिंगुलर आया, नाउन सिंगुलर आया तो देखिए वर्ब भी सिंगुलर आई। मेनी ए आया तो देखिए नाउन सिंगुलर आया, नाउन सिंगुलर आया तो देखिए वर्ब सिंगुलर आई। मेनी एन आया तो देखिए नाउन सिंगुलर आया, नाउन सिंगुलर आया तो वर्ब सिंगुलर आई। मेनी एन आया तो देखिए नाउन सिंगुलर आया, नाउन सिंगुलर आया तो वर्ब सिंगुलर आई। तो ये एग्जांपल रहा आपका मेनी का। ठीक है, अब आप देखिए समझिए, आप ऐसे समझिए कि जो मेनी ए एन है, मेनी ए एन ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रेज है। मेनी ए एन जो फ्रेज है इसके बाद नाउन सिंगुलर आएगा और आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, नाउन भी सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। ओके, अच्छा बाकी कहीं भी मेनी आ जाए, कहीं भी मेनी आए, अ ग्रेट मेनी आए, आ मेनी आए, कहीं भी कोई भी मेनी आ जाए, नाउन क्या आएगा उसके बाद प्लूरल आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। यानी मेनी के साथ सिर्फ एक कंडीशन में नाउन सिंगुलर आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, और वो कंडीशन है मेनी ए एन का फ्रेज। मेनी ए एन का फ्रेज, आ मेनी का फ्रेज नहीं, आ मेनी भी होता है। हमने मेनी ए एन फ्रेज बताया, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रेज होता है, और ये फ्रेज एक टाइम में एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसीलिए इसके बाद नाउन सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आता है। इस फ्रेज के अतिरिक्त तो मेनी दुनिया में कहीं दिख जाए, चाहे मेनी अकेले आए, चाहे मेनी ऑफ आए, चाहे आ ग्रेट मेनी आए, चाहे आ ग्रेट मेनी ऑफ आए, चाहे आ गुड मेनी आए, चाहे आ गुड मेनी ऑफ आए, कहीं भी मेनी आएगा तो मेनी के साथ सब प्लूरल ही होगा। सिर्फ मेनी ए एन एक ऐसा फ्रेज है जिसके साथ सिंगुलर होता है। तो देखिए मेनी अकेले आया तो सोल्जर्स प्लूरल है, सोल्जर्स प्लूरल तो वह भी प्लूरल। मेनी ऑफ आया तो देखिए क्रिमिनल्स प्लूरल है, क्रिमिनल्स प्लूरल तो वह भी प्लूरल। अ ग्रेट मेनी आया तो देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल, वह भी प्लूरल। अ गुड मेनी ऑफ आया तो देखिए अस प्लूरल और वह भी प्लूरल। तो कुल मिला के आप इस बात को ऐसे समझिए, मेनी ए एन एक डिस्ट्रीब्यूटिव फ्रेज होता है, इसके साथ नाउन सिंगुलर आता है, वर्ब सिंगुलर आती है। बाकी कहीं भी किसी भी फ्रेज में मेनी आ जाए या मेनी अकेले आ जाए तो उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी और नाउन भी प्लूरल आएगा। अगला देखिए मोर देन वन का और मोर देन से और रिलेटेड फ्रेज का। इस बात को अच्छे से थोड़ा समझिएगा। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और यहां से भी क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, ऐसे समझिए, पहले सिंपल वाला समझिए। मोर देन वन एक फ्रेज ये है, एक फ्रेज है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा, मीनिंग अधिक है। ठीक है, अच्छा अब मोर देन वन में इस फ्रेज में पूरा ये कंप्लीट फ्रेज है, लास्ट में क्या लिखा है, वन लिखा है, वन सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है नाउन कैसा आएगा, नाउन भी सिंगुलर आएगा। और ना ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, डिटर्मिनर है, तो नाउन सिंगुलर आएगा, और नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये बात आपको कंफर्म हो गई होगी कि मोर देन वन के साथ नाउन भी सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर मोर देन वन की जगह हम ये लिखते हैं मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन फोर, वाट एवर, तो अब 2, 3, 4 ये प्लूरल नंबर है, तो अगर ये प्लूरल नंबर है तो नाउन भी कैसा आएगा, नाउन भी प्लूरल आएगा। अच्छा नाउन प्लूरल आ गया तो नो डाउट वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो आप एक छोटा सा पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए, मोर देन वन भी एक फ्रेज है, मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन 10 ये सब फ्रेज है। अच्छा
अगर यहाँ पे नंबर 1 है तो नाउन सिंगुलर आएगा, और नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। यहाँ 1 से ज्यादा है, 2 3 4 5 कुछ भी है तो नाउन प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। तो एक पहले सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, मोर देन 1 आया तो 1 सिंगुलर है तो देखिए नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर तो देखिए वर्ब भी सिंगुलर। मोर देन 1 आया तो देखिए नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर तो देखिए वर्ब भी सिंगुलर। मोर देन के बाद यहाँ देखिए 2 प्लूरल आया तो नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल तो देखिए वर्ब प्लूरल। मोर देन 3 यहाँ देखिए मोर देन 3 आया, 1 से ज्यादा तो 3 आया तो देखिए नाउन प्लूरल और देखिए वर्ब भी प्लूरल। तो आप ध्यान ये रखिएगा, एक फ्रेज है मोर देन 1 और उसी से रिलेट करके आप फ्रेज बना सकते हैं मोर देन 2 3 4 5 कुछ। 1 लगा रहेगा तो नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर 2 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, 4 लिखा रहे, एक से ज्यादा नंबर रहे तो नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी। अब इसी चीज को अगर हम चाहते तो दूसरे तरीके से लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे कि मोर लिखें, फिर नाउन प्लूरल लिखें, फिर देन लिखें, फिर 1 लिखें। अच्छा ठीक है, अब इस बात को ऐसे समझिए, जब मैंने कहा आपको मोर देन 1, एक ये फ्रेज लिखा, इसी के बराबर फ्रेज ये होता है कि मोर हमने लिखा प्लस नाउन हमने प्लूरल लिखा और फिर देन लिखा और फिर क्या लिखा, 1 लिखा। ओके, ये इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में वर्ब क्या होगी, वर्ब प्लूरल आएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, नाउन या आपका सिंगुलर होगा और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन मीनिंग दोनों की सेम है। मोर देन 1 चाहे ऐसे लिखें, चाहे मोर नाउन प्लूरल देन 1 लिखें तो भी स्ट्रक्चर अलग है लेकिन मीनिंग सेम है, दोनों का मतलब एक से ज्यादा। अब फर्क इसमें क्या हुआ कि इसमें जब मोर देन, मोर ये आपका एडजेक्टिव हो गया, मोर मेनी और मच की क्या है, डिग्री है। तो जब आप नाउन प्लूरल लिखे हैं, मोर जो होता है मेनी या मच की डिग्री ही तो होता है, मेनी और मच, मेनी और मच की कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है। अब आप नंबर की बात कर रहे हैं तो मेनी नंबर होता है, मच क्वांटिटी होती है। तो यहाँ नंबर की बात है तो यानी मेनी की डिग्री है मोर। तो मोर के बाद अगर नाउन लिखेंगे तो मेनी की डिग्री है तो नाउन नो डाउट प्लूरल आएगा। अगर हमारा नाउन ही प्लूरल हो गया तो आप खुद समझदार हैं, वर्ब प्लूरल आएगी। ओके, तो जब कभी भी हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर लिखते हैं कि मोर लिखें फिर नाउन प्लूरल लिखें फिर देन फिर 1 लिखें, तो ध्यान रखिए नाउन के हिसाब से वर्ब आएगी। इसी को हम दूसरे अंदाज में भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट ऐसे लिखें मोर देन 1 तब नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। लेकिन इसको अगर हम इस स्ट्रक्चर में लिखेंगे कि मोर को लिखें फिर उसके बाद नाउन प्लूरल लिखें फिर देन लिखें फिर 1 लिखें, तो इस कंडीशन में नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगी। मीनिंग दोनों की सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग है। ओके, तो देखिए मोर आया, फिर नाउन प्लूरल आया, फिर देन 1 आया, फिर इसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल आई। मोर आया, फिर नाउन प्लूरल आया, फिर देन 1 आया, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल आई। मोर आया, नाउन प्लूरल आया, फिर देन 1 आया, फिर इसी के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल। मोर आया, फिर नाउन सिंगुलर प्लूरल आया, फिर देन 1 आया, इसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल। तो आपके एग्जाम में क्या होगा कि मोर देन 1 जब लिखा रहेगा तो नाउन सिंगुलर आना चाहिए, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए और वो प्लूरल कर देगा। और मोर प्लूरल नाउन देन 1 वर्ब प्लूरल आना चाहिए तो सिंगुलर उंगुलर करके गलत कर देगा। तो कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना है, कुल मिला के ये रखना है कि मोर देन 1 से रिलेटेड 3 फ्रेज हैं। 3 क्या हैं, 2 ही। एक ये है कि मोर देन 1 लिखें तो ये एक फ्रेज है, 1 की वजह से नाउन सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और इसी के बराबर ये भी होता है कि मोर लिखें प्लस नाउन प्लूरल लिखें फिर देन 1 लिखें और फिर वर्ब भी प्लूरल लिखें। ओके, सेम ये स्ट्रक्चर है, मीनिंग मतलब ये स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन दोनों की मीनिंग एकदम सेम है। एक ये है और दूसरा ये है कि मोर देन के साथ 1 न लिख के 2 3 4 लिखें तो फिर सब आगे प्लूरल होगा। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है। कॉन्सेप्ट नंबर 10 देख लीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 10 क्या है ये समझिए, पढ़ाया हमने कई बार है। जब कभी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस शुरू होता है, PLACE, जब कभी भी सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होता है तो इन्वर्जन आता है।
यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के शुरू में आ गया तो आगे वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। जबकि सामान्य सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब आती है, लेकिन इन्वर्जन में आगे वर्ब आती है फिर सब्जेक्ट आता है, लास्ट में फुल स्टॉप भी होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं होता। तो मैंने ये बात एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाई भी थी कि जब कभी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम सेंटेंस के शुरू में लिखते हैं, जब कभी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम सेंटेंस के शुरू में रखते हैं तब इन्वर्जन डिमांड होती है, यानी वह पहले आएगी सब्जेक्ट बाद में। जैसे देयर इज अ माउस, देयर आर 10 माइस, देयर वर सेवरल मिनिस्टर्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आ माउस सिंगुलर है इसलिए देखिए इज लगा है, यहाँ 10 माइस प्लूरल है इसलिए देखिए यहाँ आर लगा है, यहाँ सेवरल मिनिस्टर प्लूरल है नाउन तो इसलिए देखिए वर लगा है। देयर हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, वेयर का रिप्लाई है तो देयर क्या होता है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। आप बचपन में सुने होंगे ना, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, तो एक राजा है, एक राजा है तो इसलिए देखिए वाज लगाया। अगर 2 किंग्स कर देंगे तो वर होगा। तो देयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो कोई भी एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के शुरू में आएगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगी उसके बाद लिखे हुए नाउन प्रोनाउन के नंबर के हिसाब से आएगी, मतलब सब्जेक्ट फिर वर्ब के बाद होता है। सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट नंबर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। इस चीज को हमने एडवर्ब चैप्टर में इन्वर्जन जब पढ़ाया था तो डिटेल में पढ़ाया था, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। कोई भी वर्ड जो चाहे वर्ड हो चाहे फ्रेज हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा। अगर वो सेंटेंस के शुरू में आया है तो वो इन्वर्जन डिमांड करेगा, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा होगा, उसके बाद जो वर्ब लिखी होगी उसके बाद उसका सब्जेक्ट लिखा होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स भी नहीं होंगे। तो अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा। उसके बाद अक्रॉस दोज माउंटेन्स इज अ स्मॉल विलेज। अक्रॉस ये प्रीपोजिशन है तो दोज माउंटेन्स ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब आ स्मॉल विलेज यही सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है तो देखिए वर्ब सिंगुलर आई। इसी तरह से अंडर ये प्रीपोजिशन है, द टेबल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ये वर्ब का निर्धारण कर नहीं सकता, तो सम रूल्स या टूल्स जो भी है, सम टूल्स जो है यही सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है तो देखिए वर्ब प्लूरल आई। तो कई बार ऐसे समझिएगा कि जब हम ऐसे, ये कॉन्सेप्ट देखो सिंपल सा ये है कि कभी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के शुरू में आएगा। अब कहाँ की बात हो रही है, बात हो रही है अक्रॉस दोज माउंटेन्स, उन माउंटेन्स के पार की बात। तो देखिए सब्जेक्ट आगे ये इधर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब आई। अंडर द टेबल कहाँ की बात हो रही है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो देखिए ये नाउन था तो वर्ब लगा है। तो कुल मिला के सेंटेंस को ऐसे समझो कि जब कभी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब कभी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा तो इन्वर्जन लगेगा, यानी वर्ब पहले आएगी और सब्जेक्ट उसके बाद में आएगा। इस सेंटेंस को एक और सेंटेंस में लिख दे रहा हूं, आप आंसर करिएगा या समझिएगा। जैसे मैंने कहा जस्ट आउट साइड ऑफ माई कोचिंग इज या आर आ सम्चुअस मतलब शानदार, सम्चुअस टेम्पल एक शानदार मंदिर है। तो अब आप ध्यान से देखिए, जस्ट आउटसाइड ऑफ माई कोचिंग, ये आंसर लीजिए कहाँ, वेयर, कहाँ, मेरी कोचिंग के सामने। तो वेयर का आंसर है तो ये पूरा फ्रेज एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो चाहे एडवर्ब ऑफ प्लेस एक वर्ड का हो चाहे फ्रेज हो, अगर उस सेंटेंस के शुरू में आया है तो इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन का मतलब जो वर्ब आगे आएगी उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब आएगी। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो असम्चुअस टेम्पल लिखा है तो यानी ये सिंगुलर है तो वर्ब ई जाएगी, आर नहीं आएगी। तो कहने का ये मतलब है जब कभी भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा हो, चाहे वो एक वर्ड का हो चाहे वो एक चाहे फ्रेज हो, तो जो वर्ब आएगी उसके बाद लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन के नंबर के हिसाब से आएगी। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो ये था इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट, जब कभी भी एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के शुरू में आएगा तो वो इन्वर्जन लेगा। ओके, और दूसरा इन दोनों सेंटेंस को तो चाहे ऐसे समझ लो, अक्रॉस द माउंटेन, माउंटेन को उस पार कहाँ, ऐसे समझ लो, अंडर द टेबल कहाँ, टेबल के नीचे, एडवर्ब ऑफ प्लेस से भी। बाकी इन दोनों सेंटेंस को ऐसे भी समझ सकते थे कि अक्रॉस ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा, अंडर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा, तो इनको तो ऐसे भी समझ सकते थे।
अगला देखिए, अगला कॉन्सेप्ट नंबर आपका 11 है। मैंने आपको याद हो तो मैंने बताया था कि कमेटी समिति हो गई, कंपनी हो गई, ग्रुप हो गया, फैमिली परिवार, पुलिस हो गई, जूरी होगी, ऑडियंस हो गई, टीम हो गई, क्लास होगी। तो मैंने कहा था ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन हैं। और ये जो कलेक्टिव नाउन है इनमें दो बात होती है। एक बात तो ये होती है कि इसमें जो मेंबर हैं हम उनकी बात करें या हम इस ग्रुप की बात करें। तो अगर हम इस ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप एक ही होता है, ये सिंगुलर होगा। तो ये ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा। और अगर उसमें इन्वॉल्व मल्टीट्यूड यानी मेंबर्स की बात करेंगे तब ये प्लूरल होगा। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए एक परिवार है, परिवार में 5 सदस्य हैं यानी 5 मेंबर्स हैं। अगर हम परिवार के मेंबर्स की बात करते हैं तब तो ये कलेक्टिव नाउन मोर देन, मतलब कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप्स को डिनोट करता है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नेम ऑफ ग्रुप्स होता है। तो जब हम कभी भी कलेक्टिव नाउन के अंदर उपस्थित मेंबर्स की बात करेंगे तो हमेशा एक से ज्यादा होंगे, मोर देन 1 होंगे, तब ये प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। सब कुछ प्लूरल होगा, दे होगा, उसके अनुसार देयर वगैरह आएगा। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि हम मेंबर्स की ना बात करके इस ग्रुप की बात करें। तो ग्रुप तो एक ही होगा, चाहे जितने लोग या चाहे जितनी चीज हम इसमें इंक्लूड कर दें। तो अगर हम इस ग्रुप की बात करेंगे तो ये ग्रुप सिंगुलर होगा और ग्रुप का कोई जेंडर नहीं होता। तो इसके लिए हम प्रोनाउन इट यूज करेंगे और एडजेक्टिव की जरूरत होगी तो इट्स लगाएंगे। तो फिर से समझ लीजिए, ये जो है नाउन इनके साथ बड़ा लोचा होता है। लोचा ये होता है कि कभी कभी इनके ग्रुप की हम बात कर रहे होते हैं और कभी कभी इनके मेंबर्स की बात कर रहे होते हैं। जब हम मेंबर्स की बात करेंगे तब सब कुछ प्लूरल कंसीडर होगा, दे सब्जेक्ट मानेंगे और उसके अनुसार एडजेक्टिव वगैरह देयर लगाएंगे। और जब हम इस ग्रुप की बात कर रहे होंगे तो ग्रुप का कोई जेंडर नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। तो उसके अनुसार इट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, एडजेक्टिव की जरूरत होगी तो इट्स लगाएंगे। आइए समझते हैं, नाउन चैप्टर में इसको समझाया था डिटेल में। जैसे आवर टीम इज द बेस्ट टीम। अब ये जो टीम है ना, ये हम मान लीजिए 11 खिलाड़ियों की जो टीम है, 11 खिलाड़ियों की जो टीम है, हम कह रहे हैं हमारी टीम सबसे अच्छी है। तो हम इन खिलाड़ियों की ना बात करके हम बात कर रहे हैं इस एक इकलौते ग्रुप की। तो ग्रुप का कोई जेंडर नहीं होता, जेंडर तो उसके अंदर उपस्थित मेंबर्स का होता है ना। तो इस ग्रुप का कोई जेंडर नहीं है तो ये सिंगुलर माना जाएगा इट। और इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है और इट का एडजेक्टिव जो होता है ITS इट्स होता है और ये सिंगुलर होगा। तो देखिए द टीम के अनुसार यहाँ पे इज लगाए, सिंगुलर वर्ब लगाए, क्योंकि हम मेंबर्स की बात ना करके उस ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप इकलौता है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाए। अगला सेंटेंस देखिए, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। तो जो हमारी टीम है वो अपना नया यूनिफॉर्म ट्राई कर रही है। अब आप खुद समझदार हैं कि कभी ग्रुप तो नॉन लिविंग है, ग्रुप कैसे अपना यूनिफॉर्म पहनेगा? इसका मतलब जो यूनिफॉर्म पहनने की एक्टिविटी है वो ग्रुप नहीं, उसके मेंबर कर रहे होंगे। 11 जो खिलाड़ी हैं वो अपना यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। तो मेंबर तो प्लूरल है तो दे लगाएंगे, दे सब्जेक्ट हो गया। इसका एडजेक्टिव क्या होता है? देयर होता है। देखिए तो ये प्लूरल हो गया तो वर्ब देखिए प्लूरल लगाए और इसका एडजेक्टिव देखिए देयर लगाए। तो अगर यहाँ आर की जगह इस कर देते, देयर की जगह हम इट्स कर देते तो गलत हो जाता। अगला देखिए, द कमेटी हैज इलेक्टेड इट्स चेयरमैन यूनानिमसली। जो कमेटी, मान लीजिए कोई कमेटी है, 5 या 7 सदस्य इसमें हैं, तो ये एक ग्रुप हुआ कमेटी और मेंबर उसके जो होंगे वो प्लूरल होंगे। तो कह रहा है यूनानिमसली, यूनानिमसली मतलब एक मत होके। तो जितने लोग हैं एक मत होके राय दिए। तो जब सबका राय एक ही है तो मेंबर की राय नहीं, इस कमेटी का राय हुआ। और कमेटी नॉन लिविंग है, न्यूट्रल है, ये सिंगुलर मानी जाएगी। तो देखिए इट्स लगाए और इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाए। लेकिन यहाँ पे देखिए द कमेटी आर नॉट यूनानिमसली। अगर एक मत नहीं है तो यानी सब में मतभेद है। अगर मतभेद है तो ग्रुप में मतभेद नहीं हो सकता, मतभेद उसके अंदर इन्वॉल्व सदस्यों में होगा। तो इनके अनुसार दे यूज करेंगे और दे का एडजेक्टिव देयर होता है। तो देखिए, तो यहाँ देखिए इस की जगह आर लगा दिए, ओके, और इट्स की जगह देयर लगा दिए। अगला देखिए, द जूरी मेड इट्स डिसीजन यूनानिमसली। तो जूरी 5 जजों के समूह को हम लोग जूरी कहते हैं। तो क्या लिखा है कि जूरी ने अपना डिसीजन यूनानिमसली एक मत होके दिया। तो जब 5 ने एक मत होके दिया तो लोगों का सदस्य जजमेंट ना होके उस ग्रुप का जजमेंट होगा, क्योंकि बात एक ही है। तो देखिए सब कुछ सिंगुलर लगा।
मेड तो सेकंड फॉर्म है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन इट्स देखिए सिंगुलर है। अगला, द जूरी वर डिवाइडेड, अगर डिवाइड है, बटी हुई है, तो जूरी तो एक है, वो का डिवाइड होगी, जूरी में जो मेंबर हैं वो डिवाइड होंगे, तो यानी प्लूरल होगा। मेंबर की बात करेंगे तो देखिए देयर लगाए और वाज की जगह वर लगाए। इसी तरह से हिज फैमिली इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री, उसका परिवार कंट्री में, गांव में, देश में सबसे पुराना है। तो उसके परिवार के सदस्यों की बात नहीं हो रही है, उसे परिवार में मान लो 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्यों की बात नहीं हो रही है, उस ग्रुप की बात हो रही है, परिवार की बात हो रही है, उसका परिवार सबसे पुराना है, तो सिंगुलर होगा। तो देखिए इज लगा है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, हिज फैमिली आर ऑल डॉक्टर्स, उसके परिवार के सारे लोग क्या है, डॉक्टर है। तो जब परिवार के सारे लोग डॉक्टर हैं तो इसका मतलब फैमिली की बात ना होके फैमिली के मेंबर्स की बात हो रही है, क्योंकि डॉक्टर मेंबर्स होंगे, फैमिली नहीं होगी। तो यहाँ देखिए सब कुछ प्लूरल हो गया। अगला देखिए, पुलिस इज नेसेसरी फॉर आर सिक्योरिटी, हमारी सिक्योरिटी के लिए पुलिस जरूरी है, तो देखिए इज लगा है। लेकिन पुलिस वर रनिंग बिहाइंड द प्रोटेस्टर, प्रोटेस्टर के पीछे पुलिस दौड़ रही है, तो जब दौड़ रही है तो एक से ज्यादा पुलिस होगी, तो देखिए वर लगाए। और सिक्योरिटी के लिए पुलिस जरूरी है, तो देखिए पूरे ग्रुप की बात किए। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर एक पुलिस वाला भी दौड़ सकता है, तो जब एक की बात होती तो ऐसा लिखता, आ पुलिसमैन इज रनिंग बिहाइंड द थीफ। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि ये कुछ कलेक्टिव नाउन थे जिनको हम नाउन चैप्टर में भी पढ़ाए थे डिटेल में। यहाँ थोड़ा मैंने तेजी से करा दिया क्योंकि इसके पीछे मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कमेटी हो गया, जूरी हो गया, टीम हो गया, पार्लियामेंट हो गया ना, ऑडियंस हो गई, फैमिली हो गई, ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं, ये ग्रुप की भी बात करते हैं और ये मेंबर्स की भी बात करते हैं। तो सेंटेंस पढ़ के हमें पता चलता है, अगर हम ग्रुप की बात कर रहे होते हैं तो सब कुछ सिंगुलर होता है, और अगर हम मेंबर्स की बात कर रहे होते हैं तो सब कुछ प्लूरल होता है। ओके, अब कुछ और कलेक्टिव नाउन है, जैसे कैटल हो गया, पशुओं का समूह, पालतू पशुओं का समूह, कैवेलरी हो गया, घुड़सवार सैनिकों का समूह, इन्फेंट्री हो गया, पैदल सैनिकों का समूह, पोल्ट्री हो गया, मुर्गी पालन वगैरह, पिजेंट्री हो गया, किसानों का समूह, चिल्ड्रेन बच्चों का समूह, जेंट्री पढ़े लिखे भद्र लोगों का समूह, पीपल लोगों का समूह, क्लर्जी पादरी पूजा पाठ करने वाले लोगों का समूह, वर्मिन कीड़े मकोड़ों का समूह, पब्लिक जनता। तो कुल मिला के सारा का सारा नाउन ना भाई प्लूरल ही है, ये सिंगुलर है ये नहीं है, सब ये नाउन प्योर प्लूरल है। अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, जाहिर सी बात है। जैसे कैटल आर इज कर देते गलत हो जाता है, इन्फेंट्री हैज कर देते गलत हो जाता, चिल्ड्रन आर इज कर देते गलत हो जाता, वर्मिन आर इज कर देते गलत हो जाता। तो कुल मिला के कैटल हो गया, कैवेलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, पिसेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, जेंट्री हो गया, पीपल हो गया, क्लर्जी हो गया, वर्मिन हो गया, पब्लिक हो गया, ये प्योर प्लूरल नाउन है। अगर ये प्योर प्लूरल नाउन है तो इनके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब कभी मत लगाइएगा। और दूसरी बात, ये सारे नाउन प्लूरल हैं तो इनमें कभी यस या यस लगाने की भूल मत करिएगा कि कैटल लिखा है और आपने लिख दिया कैटल्स, वर्मिन लिखा है आपने लिख दिया वर्मिन्स, गलत हो जाएगा। ये खुद प्लूरल हैं तो ना तो इनमें यस या यस लगेगा, और ये प्लूरल हैं तो अगर सब्जेक्ट बनेंगे तो इनके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 12। वो कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन जीरंड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इट टेक्स द सिंगुलर वर्ब फ्रॉम द वर्ब बट व्हेन इट इज लिंक्ड बाय एंड डॉट डॉट डॉट। आप ऐसे समझे, सिंपल सी बात है, हमने आपको वर्ब में पढ़ाया है जीरंड और इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव जीरंड क्या होता है, वर्ब की चौथी फॉर्म जब नाउन का काम करती है उसे जीरंड कहते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, 2 + V1 ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक जीरंड लिखा होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, एक इन्फिनिटिव लिखा होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी। जब एक से ज्यादा जीरंड होंगे या एक से ज्यादा इन्फिनिटिव होंगे तो वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये बताने वाली कोई चीज ही नहीं है। जैसे राम इज अ टीचर और राम एंड मोहन आर टीचर्स ना। तो जीरंड हो चाहे इन्फिनिटिव हो, एक जीरंड आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, एक इन्फिनिटिव आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन जब एक से ज्यादा जीरंड या इन्फिनिटिव आएंगे तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट का काम करेंगे तो प्लूरल आएगा, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे
स्टैंडिंग इन द वाटर, वाटर में खड़े होना, तो स्टैंडिंग ये जीरंड है, तो ये जीरंड है, एक जीरंड है, सिंगुलर है, तो देखिए वाज लगा है, सिंगुलर वर्ब। स्विमिंग इन द ओशियन, समुद्र में स्विमिंग तैरना, एंड और प्लेइंग ड्रम्स, और ड्रम को बजाना, तो एक जीरंड हो गया स्विमिंग और एक जीरंड हो गया प्लेइंग, तो एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, दो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अगला, बार्मिंग अदर्स फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक is an everybody practice for some people in this company, तो बार्मिंग ब्लेमिंग यानी ब्लेम करना ना अन्य लोगों को, तो एक जीरंड है, ब्लेम से बना ब्लेमिंग, तो वर्ब देखिए कैसी आई, सिंगुलर। तो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, एक जीरंड आए या एक इन्फिनिटिव आए तो वर्ब सिंगुलर, एक से ज्यादा जीरंड या एक से ज्यादा इन्फिनिटिव मिलके सब्जेक्ट का काम करें तो वर्ब प्लूरल, सीधी सी बात है। अगला देखिए, अगला क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 13। देखिए मैंने आपको बताया होगा कि व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम etc कंसीडर एज होल, द वर्ब इज जनरली सिंगुलर। आप ऐसे समझिए, नाउन में, कॉमन नाउन में पढ़ाया था, 500 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, 7 years इज अ लॉन्ग टाइम पीरियड, 4 kilometers इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 लाख या 10 लाख इज इक्विवेलेंट टू अ मिलियन। अब आप इस चीज को समझिएगा, यहाँ लाख्स कर लीजिएगा, ध्यान ये दीजिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि 500 रुपीज प्लूरल है, वर्ब आर कर दो, 7 years प्लूरल है, वर्ब आर कर दो, 5 kilometers प्लूरल है, वर्ब आर कर दो, 10 लाख प्लूरल है, वर्ब आर कर दो, जबकि ये इज सब में सिंगुलर वर्ब सही है। अब ध्यान से समझिए, जब हम अमाउंट को या जब हम टाइम को, जब हम डिस्टेंस को, या जब हम अमाउंट को, या जब हम वेट को, हम अमाउंट मान के यूनिट में बात करते हैं तब ये सिंगुलर होता है। जैसे 500 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, तो 100 रुपीज, 2 3 4 5, और 5 को मिला के मैं क्या कह रहा हूं, अ बिग अमाउंट, एक बड़ा अमाउंट है, तो 5 = 1 हो गया, तो अब ये एक हो गया, तो एक तो सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगी। 7 years इज अ लॉन्ग टाइम पीरियड, तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 4 5 6 7, और 7 को कह रहा है कि एक टाइम पीरियड है, तो 7 = 1 हो गया, तो अगर ये 1 है तो सिंगुलर हो गया। 4 kilometers इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, 1 2 3 4 = 1 कह रहा है, तो अगर ये 4 मिलके 1 हो गया तो ये सिंगुलर हो गया। इज 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको कह रहा है कि इज इक्विवेलेंट टू अ मिलियन, 1 बिलियन के बराबर है, तो 1 हो गया। तो कुल मिला के कई बार ऐसा होता है कि हम अमाउंट को, हम वेट को, हम डिस्टेंस को, हम टाइम को एक यूनिट में बताते हैं, देखने में भले वो प्लूरल लगता है, लेकिन एक्चुअली वो एक यूनिट दिखा रहा होता है, और वो कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट में यानी प्रेडिकेटिव पार्ट में हमें पता चल जाता है, तब हम उसे सिंगुलर कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में फिर वो संख्या रह ही नहीं जाती, वो अमाउंट बन जाती है, और अमाउंट ऑलवेज सिंगुलर आइडेंटिटी रखते हैं। ओके, चलिए ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, नो एवरीबॉडी, नो वन, समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग। आप ऐसे समझे, बॉडी, वन और थिंग, ये तीन जो सफिक्स थे, इनसे अगर हम नो, एनी, एवरी और सम लगा के बनाए तो 12 ठो बनेगा। जैसे nobody, no one, nothing, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, somebody, someone, something, तो टोटल 12 ठो बना। तो इनको इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं, और ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे everyone तो वाज सही है, everything बट मिल्क, बट ये प्रीपोजिशन है तो मिल्क इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो मेन एवरीथिंग ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है तो देखिए वर्ब सिंगुलर। नोबडी कैन सॉल्व दिस पजल, तो कैन तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है। तो कहने का ये मतलब है कि जितने भी ये 12 इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन में पढ़ाया भी था कि ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी अगर इन्हें हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो। अगला है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 15, बड़ा आसान है। जो अदर है, ध्यान दीजिएगा, अदर ये नॉर्मली एडजेक्टिव होता है, और जो इन अदर है इसको भी थोड़ा समझिएगा। अदर मतलब अन्य, इन अदर मतलब एक दूसरा।
तो अदर के साथ नाउन प्लूरल लिखा जाएगा, और अगर नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब ऑटोमेटिक प्लूरल होगी। लेकिन अनदर के साथ नाउन सिंगुलर लिखा जाएगा, और नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अनदर के साथ नाउन इसलिए सिंगुलर लिखा जाता है कि अनदर में आयन लिखा ही है, आयन आर्टिकल होता है ना, ए एन, और ए एन का मतलब क्या होता है, एक, तो ये एक कर देता है। तो जब नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। जैसे देयर आर अदर होटल्स, तो अदर के बाद देखिए नाउन प्लूरल आया, और नाउन प्लूरल आया तो देखिए वर्ब प्लूरल आई, क्योंकि देयर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये वर्ब जो आई है इसने नाउन के अकॉर्डिंग आई है। देयर इज अनदर प्लेयर, अनदर आया तो देखिए नाउन सिंगुलर आ गया, अगर नाउन सिंगुलर आ गया तो देखिए उसी के हिसाब से सिंगुलर वर्ब आई, क्योंकि देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो इन्वर्जन लेगा, बाद वाले के हिसाब से आएगा। तो ध्यान ये रखना है कि अदर के साथ नाउन प्लूरल आएगा, और अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो उसी के अनुसार वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन अनदर के साथ नाउन सिंगुलर आएगा, अगर आप वर्ब बनाओ उसी के अनुसार अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, अदर के साथ नाउन प्लूरल आएगा, अनदर के साथ नाउन सिंगुलर आएगा। ओके, और वर्ब जो लगती है वो ऑलवेज वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। ओके, अब कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखिए, यूज ऑफ ओनली इन एंटीसीडेंट। अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए, जब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे, रिलेटिव प्रोनाउन क्या पढ़ रहे थे, रिलेटिव प्रोनाउन, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने पहले वाले वर्ड को रिलेट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में आपका हु हो गया, होम हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, यही सब रिलेटिव प्रोनाउन थे। हमने पहले वाले वर्ड जिसे आप एंटीसीडेंट कहते थे उसी को रिलेट करता था। अगर वो वर्ड सिंगुलर था तो आगे सब कुछ सिंगुलर होता था, अगर वो वर्ड प्लूरल था तो आगे सब कुछ प्लूरल होता था। जैसे ध्यान से देखिए, ही इज वन ऑफ दोज पैट्रियट्स हु। अभी हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले क्या है, पैट्रियट्स है, ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो आगे सब कुछ क्या आएगा, आगे सब कुछ प्लूरल आएगा। विनय इज वन ऑफ माई ब्रदर्स हु। अब देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले देखिए प्लूरल आया तो आगे सब कुछ क्या आएगा, प्लूरल आएगा। इतनी बात क्लियर है। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होना चाहिए था कि दिस इज ओनली वन ऑफ द प्रपोजल्स लिखा है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसी के अनुसार नाउन प्लूरल आना चाहिए था। अगला यू आर द ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट्स, ये प्लूरल है, हु लिखा है तो इसी के अनुसार नाउन ये आपका प्लूरल आना चाहिए। जहाँ तक अभी तक मैं समझा या आप समझे तो आप फिर से मेरी बात को समझ लें, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए, आपको हम प्रोनाउन जब पढ़ा रहे थे तब रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। मैंने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करने का काम करते हैं, तो ये उस वर्ड को रिलेट करते हैं जो इनके पहले लिखा होता है। तो ये अपने पहले वाले वर्ड जिसे आप एंटीसीडेंट बोलते हैं उसी को रिलेट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, होम, विच, दैट आता है। तो अगर ये पहले वाला वर्ड सिंगुलर नंबर का है तो आगे सब कुछ सिंगुलर चलेगा, अगर ये प्लूरल नंबर का है तो आगे सब कुछ प्लूरल चलेगा। तो अभी तक की कहानी में ये हु रिलेटिव प्रोनाउन था, हु रिलेटिव प्रोनाउन था, दैट रिलेटिव प्रोनाउन था, और हु रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये पैट्रियट्स प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल आना चाहिए, सही दिखा है। यहाँ ब्रदर्स प्लूरल है तो ये प्लूरल आना चाहिए, सही लिखा है। अब यहाँ पे प्रपोजल्स प्लूरल है तो यहाँ पे आपको लगेगा प्लूरल कर दें। यहाँ पे कैंडिडेट्स प्लूरल है तो आपको लगेगा ये प्लूरल सही है, बट अब आप समझ जाइए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ वन लगा था, ओनली नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे देखिए ओनली लगा है। जब ओनली लगा है तो ओनली एम्फेसाइजिंग एडवर्ब है, ये अपने ये उसी वर्ड के पहले आता है जिसको ये एम्फेसाइज करता है, तो ये वन पे एम्फेसाइज करेगा। तो वन का मतलब एक होता है, तो इसलिए अब सिंगुलर आएगा, तो आज सही है। यहाँ ओनली वन को एम्फेसाइज करेगा तो वन सिंगुलर होता है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज। तो फिर से समझिए, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट एक साथ में समझाने का प्रयास कर रहा था। पहला ये कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले वाले वर्ड को रिलेट करेगा और उसी के अनुसार आगे आएगा। लेकिन अगर गलती से उस सेंटेंस में ओनली आ गया तो ओनली एक ऐसा एम्फेसाइजिंग एडवर्ब होता है, मैंने एडवर्ब में पढ़ाया था कि ओनली को हम जिस वर्ड के पहले लगा देते हैं ये उसी वर्ड को मॉडिफाई कर देता है। तो जब हम वन के पहले ओनली को लगा दिए तो ये सारा फोकस वन पे चला गया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा ब्रेक हो जाएगा। ये सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर आएगा, पहले वाला चाहे जो हो। ये सिंगुलर है तो हमारा ये सिंगुलर आएगा, पहले वाला चाहे जो हो। तो ध्यान रखिएगा, जब ओनली नहीं लगा रहता
तब वन आपके बाद नाउन प्लूरल आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद भी सब प्लूरल आएगा। लेकिन जब वन के पहले हम ओनली लगा देते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट ब्रेक हो जाता है और एम्फेसाइजिंग करने लगता है ओनली, और ओनली के बाद वन लिखा होता है तो वन सिंगुलर होता है, इसलिए आगे सब सिंगुलर होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को सही से समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में मैंने समझाया था रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक में। ओके, चलिए अब देखिए ये नेक्स्ट देखिए आप लोग। हाँ, नेक्स्ट ये देखिए कि कॉन्सेप्ट नंबर 17। कॉन्सेप्ट नंबर 17 ये है कि जब हम कभी भी दो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट और बीच में कोई कंजंक्शन लगा दें और दूसरी हेल्पिंग वर्ब नंबर सेकंड। आपको सबको पता है कि कोई सेंटेंस है बिना मेन वर्ब के नहीं बनेगा, कोई भी सेंटेंस है बिना मेन वर्ब के नहीं बनेगा। तो जब दो हेल्पिंग वर्ब को हम किसी कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो मेन वर्ब का आना कंपलसरी है। तो ध्यान ये रखिएगा, अगर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब एक ही फॉर्म की मेन वर्ब लेंगी तब मेन वर्ब को लास्ट में लगाइएगा, ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों हेल्पिंग वर्ब अलग अलग मेन वर्ब लेंगी तो हेल्पिंग वर्ब के बाद भी मेन वर्ब लगाना पड़ेगा और कंजंक्शन जो लगा होगा उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद भी मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को आप ऐसे समझे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं, वो ये है कि जब कभी भी, जैसे मैंने कहा, यू शुड स्पीक एंड कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन। पहला सेंटेंस ये है। दूसरा है आपका आई हैव एंड कैन वर्क हियर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जब कभी भी हम किसी कंजंक्शन से दो हेल्पिंग वर्ब को कनेक्ट करते हैं तो अगर दोनों हेल्पिंग वर्ब सेम फॉर्म की मेन वर्ब लें तो मेन वर्ब लास्ट में लगा दीजिए, दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। और अगर अलग अलग मेन वर्ब लें तो उनके लिए अलग अलग देना पड़ेगा। जैसे आपको पता है मेन वर्ब 5 फॉर्म में होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, डिड है, फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, हैज, हैव, हैड है, थर्ड फॉर्म लेती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर है, चौथी फॉर्म लेती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी है, फर्स्ट यानी बेस फॉर्म लेती हैं। तो अगर दो हेल्पिंग वर्ब आपने जोड़ा है किसी कंजंक्शन से और दोनों हेल्पिंग वर्ब सेम फॉर्म ले तो लास्ट में लगा दीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग लें तो दोनों के लिए अलग अलग देना पड़ेगा। ओके, दोनों के लिए अलग अलग देना पड़ेगा। अब देखिए समझिए, ये एंड कंजंक्शन है, एक हेल्पिंग वर्ब ये शुड है मॉडल ऑक्सिलरी और इधर कैन भी है मॉडल ऑक्सिलरी। अच्छा, शुड भी वर्ब की बेस फॉर्म लेगी और कैन भी वर्ब की बेस फॉर्म लेगी। जब दोनों एक ही फॉर्म की वर्ब लेंगी तो दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, शुरू वाले से हटा दीजिए, ये लास्ट में लिख दीजिए। कैन के लिए भी स्पीक हो जाएगी और शुड के लिए भी स्पीक हो जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ देखिए एंड कंजंक्शन है, दो हेल्पिंग वर्ब है, एक है आपकी हैव और एक है आपकी कैन। अच्छा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जो आपने वर्ग लिखा है ये फर्स्ट फॉर्म, कैन के साथ तो ये सुटेबल है, लेकिन हैव के साथ गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्क की ही यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, वर्कड। ठीक है, तो आई हैव वर्कड, मैंने काम किया है, एंड कैन वर्क हियर, और मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ध्यान से फिर से समझ लें, जब किसी कंजंक्शन से हम दो हेल्पिंग वर्ब को कनेक्ट करते हैं तो अगर दोनों के साथ मेन वर्ब की फॉर्म एक ही है तो लास्ट में लिख दीजिए एक के लास्ट वाले के साथ बस। लेकिन अगर अलग अलग जरूरत है तो दोनों को अलग अलग दीजिए। जैसे और देख लीजिए, हिज ब्रदर नेवर हैज बीन एंड नेवर विल बी डिपेंडेबल। तो देखिए एंड ये कंजंक्शन है, एक बार ये हैज लगाए हेल्पिंग वर्ब तो थर्ड फॉर्म देखिए बीन दिए, और एक बार बिल लगाए तो देखिए फर्स्ट फॉर्म बी दिए। बी की बेस फॉर्म बी होती है और थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म तो देखिए बीन लगाए, और बिल के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म देखिए बी लगाए। अगला है सी हैज नॉट मैरिड एंड विल नॉट मैरी, एंड कंजंक्शन है
तो हैज के साथ थर्ड फॉर्म देखिए मैरिड लगा है, विल के साथ बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म देखिए मैरी लगा है। अगला ही सरेंडर बिफोर कोर्ट एंड वाज सेंट टू जेल। अब देखिए उसने सरेंडर कर दिया यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो देखिए आपने क्या किया सरेंडर्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट लगाया और उसके बाद एंड ये कंजंक्शन है, आगे पैसिव आपने बनाया कि वाज सेंट टू जेल, उसने सरेंडर किया और उसे जेल भेजा गया, तो ये वाला पैसिव स्ट्रक्चर है, तो देखिए वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगाए, ये वाला एक्टिव था तो अकेला ही लगाए। अगला ही डिसअपियर्ड एंड वाज सीन, वह गायब हो गया और उसे देखा गया इन द एडजॉइनिंग विलेज, सटे हुए विलेज में, जो पास का ही सटा हुआ विलेज है वहां देखा गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका एक्टिव का था तो देखिए सेकंड फॉर्म लगाए, और ये वाला देखिए पैसिव का था तो देखिए वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगाए। तो कुल मिला के एंड से जब हम कभी भी कनेक्ट करेंगे दो वर्ब को तो दोनों का फॉर्मेट सेम होना चाहिए, ठीक है। और जब दो हेल्पिंग वर्ब का भी कनेक्ट करेंगे तो दोनों के साथ आप जस्टिस करिएगा, अगर दोनों एक ही फॉर्म की वर्ब ले रही हैं तो दोनों के साथ लास्ट में लगा दीजिएगा, कॉमन हो जाएंगी, अलग अलग ले रही होंगी तो दोनों के साथ अलग अलग कर दीजिएगा। बाकी एक्टिव और पैसिव का लोचा होगा तो जिस पार्ट में पैसिव की जरूरत होगी उसमें पैसिव फॉर्म बनाइएगा, जिसमें एक्टिव की जरूरत होगी उसमें एक्टिव फॉर्म बनाइएगा। ओके, अब आज का लास्ट कॉन्सेप्ट आप देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 8 और ये एंड का यूज, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट की लास्ट क्लास है। बाकी जब इसमें प्रैक्टिस करेंगे 600-700 क्वेश्चन की तो और चीजें और क्लियर इसमें होने लगेंगी, ठीक है। अब देखिए एंड, आपको पता है एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कॉमुलेटिव पार्ट में पढ़ाया था। एंड एक लौता ऐसा कंजंक्शन है जो संख्या को बढ़ा देता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि राम इज इंटेलिजेंट ना, लेकिन राम एंड अगर मोहन कर देता तो राम एंड मोहन आर इंटेलिजेंट, क्योंकि राम एक हो गया, मोहन एक हो गया और एक को जोड़ के इसने दो कर दिया तो दो हो गया, मोर देन वन तो प्लूरल हो गया। तो वही एंड से एंड के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो देखिए जैसे ऐसे समझिए आप लोग कि गोल्ड एंड सिल्वर दो हो गया तो आर लगाए, जैसे गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, सिल्वर इज प्रेशियस मेटल, इज अ प्रेशियस मेटल ना, लेकिन जब गोल्ड और सिल्वर दोनों को जोड़ दिए तो एक ये हो गया प्लस एक ये हो गया, दो हो गया, तो देखिए प्लूरल। ही वाज प्लेइंग सही है, लेकिन जब ही एंड आई जोड़े एक ये हो गया एक ये दो हो गया तो देखिए वर लगाया। तो जब एंड से हम दो नाउन को कनेक्ट करते हैं तो प्लूरल आइडेंटिटी हो जाती है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। इसी का एक्सेप्शन टाइप का जो केस है, एक्सेप्शन नहीं है लेकिन आप समझिएगा, स्लो एंड स्टडी यानी धीरे धीरे स्थिर, ब्रेड एंड बटर, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, हार्स एंड कैरिज, लॉन्ग एंड शॉर्ट, द सम एंड सब्सटेंस और राइस एंड करी। अब इन बात को ध्यान से समझिएगा, स्लो एंड स्टडी ये एक साथ है, ब्रेड एंड बटर ये एक साथ है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एक साथ है, हार्स एंड कैरिज घोड़ा गाड़ी एक साथ है, और लॉन्ग एंड शॉर्ट ये एक साथ है, द सम एंड सब्सटेंस एक साथ है, सम एंड सब्सटेंस का मतलब सारांश होता है, गिस्ट, राइस एंड करी ये एक साथ है। तो भले एंड से दो यूनिट दिख रही है लेकिन दोनों मिलके ये एक यूनिट है, एक दूसरे की ये कॉम्प्लीमेंट है, तो यूनिट एक है। जब एक है तो सब कुछ क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो अभी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, आपको ऐसा लगेगा ये उसी का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं। फिर से समझने का प्रयास करें। मैं कह ये रहा हूँ कि जब दो नाउन एंड से जुड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएंगे, लेकिन वो दोनों एंड से जो नाउन होंगे अलग अलग आइडेंटिटी रखते होंगे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ पे स्लो एंड स्टडी एक साथ है, ब्रेड एंड बटर एक साथ है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एक साथ है, हार्स एंड कैरिज एक साथ है, लॉन्ग एंड शॉर्ट एक साथ है, सम एंड सब्सटेंस एक साथ है, राइस एंड करे एक साथ है। अब आप कहोगे आपको कैसे पता, तो ये प्रेडिकेटिव पार्ट पढ़िए ना, प्रेडिकेटिव पार्ट पढ़ के आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक साथ है। कैसे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जब कोई व्यक्ति रेस जीतता है तो उसमें ये दोनों स्लो चलना पड़ता है और लगातार चलना पड़ता है। तो ये रेस जीतने की जो क्वालिटी है ये दोनों जिस व्यक्ति के अंदर होगी तब वह जीतेगा। तो यानी स्लो जो है स्टडी का कॉम्प्लीमेंट है और स्टडी स्लो का, दोनों एक साथ होंगे ना तब जाके आदमी रेस जीतेगा। तो ये बात प्रेडिकेटिव पार्ट से पता चल रही है। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, यानी ब्रेड एंड बटर एक यूनिट होगी और दोनों मिला के खाएंगे, तो इसलिए ये प्रेडिकेटिव पार्ट से पता चल रहा है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन का सार है, तो ये पता चल रहा है इससे। तो कुल मिला के प्रेडिकेटिव पार्ट पढ़ेंगे ना तो ये कुछ फ्रेजेज हैं जिनके थ्रू आपको पता चलेगा कि एंड से जुड़े जरूर हैं लेकिन ये सिंगुलर आइडेंटिटी रखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी दो वर्ड आप एंड से जोड़ दिए और वो सिंगुलर ही होगा, वो प्लूरल भी हो सकता है।
इन फ्रेजेस को ध्यान ये दीजिएगा कि आगे पढ़िएगा। तो आगे अब जैसे हार्स एंड करेज लिखा है, तो हार्स एंड करेज का मतलब घोड़ा गाड़ी होता है, घोड़ा अलग गाड़ी अलग नहीं, घोड़ा गाड़ी तो एक ही यूनिट तो हुई। ओके, तो ये सब के साथ सिंगुलर। आपको ऐसा लगेगा कि एंड से सर ने 2 यूनिट जोड़ी है, बट ऐसा नहीं है, एंड से दोनों यूनिट जोड़ के फिर भी एक यूनिट है। ठीक है, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। अब राइस और करी यानी चावल और कढ़ी अलग अलग नहीं है, चावल और कढ़ी दोनों मिला के खाते हैं तब एक पॉपुलर डिश है, तो दोनों एक यूनिट है ना, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला देखिए, और नाउन में इस चीज को बहुत डिटेल में मैंने समझाया भी था। फिर अगला कॉन्सेप्ट देखिए कि द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, माई अंकल एंड गार्जियन, अ पोएट एंड फिलोसफर, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको कॉमन नाउन में पढ़ाया था, जब कभी भी एंड से हम 2 प्रोफेशन या रिलेशन दिखाने वाले जोड़ते हैं, वर्ड जोड़ते हैं। प्रोफेशन मतलब व्यवसाय वाले वर्ड, रिलेशन मतलब संबंध बताने वाले वर्ड। जैसे टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, सर्वेंट हो गया, सिंगर हो गया, प्लेयर हो गया, डांसर हो गया, ये सब प्रोफेशन है। ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, मदर हो गया, फादर हो गया, अंकल हो गया, आंट हो गया, ये सब रिलेशन दिखाने वाले वर्ड हैं। जब हम एंड से प्रोफेशन या रिलेशन दिखाने वाले वर्ड जोड़ते हैं तो आपको ये बात स्मरण रहे, अगर दोनों के पहले डिटर्मिनर लिखा है तो यानी दोनों अलग अलग नाउन हैं, 2 नाउन है इसलिए वर्ब प्लूरल आएगी। लेकिन अगर दोनों के पहले नहीं, सिर्फ एक के पहले डिटर्मिनर लगा है तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ये समझना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति हैं तो नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अलग अलग हैं तो नाउन प्लूरल हो गया, वर्ब प्लूरल आएगी। डिटर्मिनर मतलब ए एंड द आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, हिज, ये सब बताया था डिटर्मिनर होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल है और सेक्रेटरी है, लेकिन डिटर्मिनर आर्टिकल एक के पहले लगा है, इसका मतलब ये दोनों एक ही व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है, वही प्रिंसिपल भी है, वही सेक्रेटरी भी है। तो जब दोनों व्यक्ति एक है तो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब देखिए सिंगुलर लगाएंगे। माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी। अब अंकल एक वर्ड हो गया, गार्जियन तो एक ही व्यक्ति है, वही मेरा अंकल भी होगा, वही मेरा गार्जियन भी होगा, क्योंकि डिटर्मिनर एक के साथ लगा है। जब एक ही व्यक्ति है तो वर्ब सिंगुलर। अगला आ पोएट एंड फिलोसफर, तो एक के पहले ही आर्टिकल यानी डिटर्मिनर लगा है, सब अच्छे से बताया था डिटर्मिनर वगैरह। अभी मोटा मोटा नहीं समझ आ रहा है तो आप समझिए ए एंड द यानी आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई हो गया, आवर हो गया, आर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ये सब डिटर्मिनर है। तो देखिए फिलोसफर हो गया, पोएट, लेकिन डिटर्मिनर एक के पहले लिखा है तो एक ही व्यक्ति है, वही फिलोसफर भी है, वही पोएट भी है। जब एक है तो वर्ब सिंगुलर आएगा क्योंकि आदमी एक है। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, एक आदमी है, वही बेनिफैक्टर है, लाभ पहुंचाने वाला, और वही मेरा दोस्त है, क्योंकि डिटर्मिनर एक के साथ लगा, इसका मतलब ये एक ही आदमी है। एक आदमी है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, और एग्जाम में प्लूरल करेगा। लेकिन यहाँ देखिए द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, दोनों के पहले डिटर्मिनर लगा है, यानी अब 2 लोग हैं, एक प्रिंसिपल अलग है, सेक्रेटरी अलग है, एक से ज्यादा हो गया तो वर्ब प्लूरल। माई अंकल एंड माई गार्जियन, गार्जियन के पहले भी आर्टिकल लगा, ये डिटर्मिनर लगा है पजेसिव एडजेक्टिव इसके पहले, तो 2 लोग हैं, एक अंकल है और एक गार्जियन है, तो 2 हैं, तो देखिए वर्ब प्लूरल होगी। आ पोएट एंड आ फिलोसफर, दोनों के पहले देखिए आर्टिकल यानी डिटर्मिनर लगा है, तो एक पोएट अलग है, फिलोसफर अलग है, 2 लोग हैं तो वर्ब प्लूरल। माई फ्रेंड एंड माई बेनिफैक्टर, दोनों के पहले डिटर्मिनर लगा है तो 2 लोग हैं, फ्रेंड अलग है, बेनिफैक्टर अलग है, तो वर्ब प्लूरल। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जब कभी भी एंड से हम 2 प्रोफेशन या 2 रिलेशन वाले वर्ड जोड़ते हैं, अगर एक के पहले डिटर्मिनर लगा है, शुरू वाले के पहले, और बाद वाले के पहले नहीं लगा है, तो आदमी 2 नहीं एक ही है, दिखेंगे 2 लेकिन होंगे एक। जब एक होंगे तो वर्ब सिंगुलर होगी। लेकिन अगर जब दोनों के पहले डिटर्मिनर लगा देंगे तो डिटर्मिनर निर्धारक होता है, नाउन के लिए यूज होता है, तो दोनों अलग अलग नाउन होंगे, तो जब अलग अलग नाउन होंगे तो वर्ब भी क्या होगी, अलग हो जाएगी, क्योंकि 2 हो जाएंगे। अब एक केस ऐसा भी होता है कि माई ब्रदर एंड सिस्टर, माई ब्रदर एंड मैटरनल अंकल। अब आपको लगेगा सर ने अभी बताया कि डिटर्मिनर तो एक के पहले लिखा है, यानी ब्रदर और सिस्टर एक है, ब्रदर और मैटरनल अंकल एक है, तो खोपड़िया का थोड़ा यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप खुद देखिए कि ब्रदर का जेंडर अलग होगा, सिस्टर का जेंडर अलग होगा, तो भले एक ही बार डिटर्मिनर लगा है लेकिन दोनों जेंडर अलग अलग है, यानी 2 लोग हैं तो प्लूरल आएगा। आपको पता है जो ब्रदर है वो कभी भी मैटरनल अंकल नहीं हो सकता, तो ये अलग रिलेशन है, ये अलग रिलेशन है, तो भले एक के पहले लगा है लेकिन 2 लोग हैं, 2 लोग हैं तो प्लूरल होगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगला कॉन्सेप्ट आप देखिए, जब कभी भी एंड से हम 2 या 2 से अधिक नाउन जोड़ते हैं और उनके पहले ईच या एवरी लग जाए,
चाहे दोनों के पहले ईच लग जाए या इवरी लग जाए, चाहे एक के पहले ईच या इवरी लगे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ईच या इवरी कहीं भी लग गया तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं और एक टाइम में एक एक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो इनके साथ नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो जब हम ईच इवरी किसी नाउन के साथ लगा दें तो चाहे जितना हम नाउन कनेक्ट करें, लेकिन सबको वो एक एक यूनिट में डिवाइड कर देंगे तो सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे ईच पेन एंड पेंसिल लिखा है तो ईच आ गया ना, तो अब नाउन सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जबकि आपको देखने में ऐसा लगेगा पेन हो गया पेंसिल हो गया अलग अलग, जबकि ईच या इवरी लग जाएगा ना तो सब सिंगुलर होगा। ईच बॉय एंड गर्ल लिखा तो आपको ऐसा लगेगा गर्ल अलग है बॉय अलग है, लेकिन जब ईच इवरी लिख गया तो सब सिंगुलर आएगा। इवरी बॉय एंड इवरी गर्ल आया तो आपको लगेगा अलग अलग, लेकिन ईच या इवरी कहीं भी आ गया तो वर्ब सिंगुलर। एवरी डे एंड ईच आवर हो गया तो ईच इवरी आ गया तो नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब प्लूरल आएगी। ये टीचर्स लिखा है ना, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो फिर से समझे, जब एंड से हम दो नाउन को कनेक्ट करते हैं और उनके पहले एक बार ईच या दोनों बार ईच इवरी यूज करें वो अलग मुद्दा है, चाहे दोनों बार लगाइए चाहे एक ही बार लगाइए, लेकिन ईच इवरी नाउन के साथ लग गया तो ये सिंगुलर आइडेंटिटी रखते हैं, इनके साथ नाउन सिंगुलर आएगा और वर्ब ऑलवेज सिंगुलर आएगी। ओके, अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला है जीरो डिटर्मिनर। नो को जीरो डिटर्मिनर बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया था एक या एक से कम को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम कभी भी एंड से दो नाउन कनेक्ट करें, जैसे मैं बोलूं नो मैन एंड नो वुमैन, नो मैन एंड नो वुमैन इज या आर अवेलेबल हियर, तो यहाँ पे ई जाएगा आर नहीं आएगा। पता है क्यों? आपको लगेगा मैन अलग हो गया वुमैन अलग हो गया, दो लोग हो गए आर लगा दो, बट ऐसा नहीं है। नो कर देगा संख्या को जीरो और एंड करेगा जोड़ेगा, ये भी नो कर देगा संख्या को जीरो, जीरो जीरो इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो जब कभी भी नो लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा नो एक से कम को दिखाता है जीरो, यानी सिंगुलर आइडेंटिटी रखिएगा। तो जैसे नो बॉय एंड नो गर्ल, अब वाज होगा सिंगुलर वर्ब ना। नो स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, नो लग गया ना, चाहे दोनों के साथ लगाओ चाहे एक के साथ, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो ध्यान रखिएगा जब एंड से हम दो नाउन को जोड़ते हैं और दोनों के साथ या एक के साथ भी नो लगा देते हैं तो नो जीरो को दिखा देता है, जीरो एक से कम है तो वर्ब ऑटोमेटिक सिंगुलर आती है। तो एंड का कई कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, थोड़ा तेजी से करा रहा हूँ क्योंकि ये बात मैं आपको कराया हूँ। अगला थोड़ा देखिए, आ ब्लैक एंड व्हाइट कैट वाज मीविंग, मतलब म्याव म्याव कर रही है, तो देखिए वाज लगाए। आ ब्लैक एंड अ व्हाइट कैट वर देखिए लगाए। आ ओल्ड एंड वीक वुमेन इज देखिए लगाए। आ ओल्ड एंड अ यंग वुमेन वर देखिए लगाए। फेक एंड ओरिजिनल डायमंड देखिए आर लगाए। अब बातों को समझ लीजिए, एंड से हमने दो एडजेक्टिव जोड़ा, एक ब्लैक एक व्हाइट। एंड से हमने दो एडजेक्टिव जोड़ा, एक ब्लैक एंड व्हाइट। नाउन हमारा देखिए ये सिंगुलर है और डिटर्मिनर हमने एक बार लगाया, तो एक बिल्ली है, वो ब्लैक भी है, कुछ शरीर उसका व्हाइट भी है, तो बिल्ली एक है इसलिए वर्ब सिंगुलर लगाए। अब यहाँ पे देखिए दोनों के पहले हमने डिटर्मिनर लगाया, आ ब्लैक एंड आ व्हाइट। कैट नाउन अभी भी सिंगुलर लिखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि बिल्ली दो है, एक बिल्ली ब्लैक है और एक बिल्ली व्हाइट है, तो देखिए नाउन वर्ब प्लूरल लगाए। फिर से समझिए, जब हम दो एडजेक्टिव को एंड से कोरिलेट करते हैं, अगर एक के पहले डिटर्मिनल लिखा है तो एक नाउन की दो क्वालिटी होगी, नाउन एक ही होगा वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन जब दोनों एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल लगा देंगे या डिटर्मिनल लगा देंगे तो दोनों अलग अलग नाउन होगा और फिर नाउन भले सिंगुलर लिखा है लेकिन वर्ब प्लूरल आएगी। उसी तरीके से ओल्ड और वीक हो गया, एंड डिटर्मिनर एक के पहले लगा है, यानी ये क्या है एक के पहले लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि नाउन एक ही है। अब एक कोई वुमेन है, वही ओल्ड भी है वही वीक भी है, तो देखिए वर्ब सिंगुलर लगा है। लेकिन यहाँ पे देखो एन ओल्ड लिखा है और या एंड आ यंग लिखा है, अब दोनों के पहले डिटर्मिनल लगाए। और वैसे भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं कि ओल्ड आदमी वीक हो सकता है लेकिन ओल्ड आदमी यंग नहीं हो सकता, दोनों ये जनरेशन गैप हो जाएगी, तो ये दोनों अलग अलग हैं, तो देखिए वर लगाए। और इसको थोड़ा देखो, फेक और ओरिजिनल, फेक तो नकली होता है, ओरिजिनल वास्तविक होता है, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। जब अलग अलग है तो जाहिर सी बात है प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होगी। तो फिर से समझ लें, जब एंड से हम दो एडजेक्टिव को जोड़ें, एडजेक्टिव फर्स्ट एंड एडजेक्टिव सेकेंड,
तो अगर एक के पहले डिटर्मिनर लगा है, एक के पहले डिटर्मिनर लगा है, तो नाउन ये जो लिखा होगा ये सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी। और अगर दोनों के पहले डिटर्मिनर लिख दें तो भले नाउन लिखा है तो सिंगुलर ही दिखेगा, लेकिन नाउन वो प्लूरल होगा, तो अलग अलग नाउन